बोलवा लगा, बोलवा लगा। हम लोग अपना रिवीजन के लिए कर रहे हैं कि चलो आ जाओ। चलिए आइए, क्या देख रहे थे हम लोग जी? अदारता के बारे में। कितने प्रकार का अदारता देखे? 3 प्रकार का। कौन कौन? एकदम ऊपर से निरपेक्ष, विशिष्ट, सापेक्ष। निरपेक्ष, विशिष्ट, सापेक्ष। कोई दिक्कत? निरपेक्ष वाला में क्या बोले थे? किसमें व्यक्त किया जाता? किसमें? पूरा बोलना, पूरा इस बार बोलना। किसमें भी जाता है? ग्राम प्रति घन मीटर में। किसमें किया जाता? ग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त किया जाता है। किसमें किया जाता? ग्राम प्रति घन मीटर में किया जाता व्यक्त। उसको बोले ना कि थी खोस के जो था, अगर इधर होने का तो होता ना तो हो जाता, मगर होल्डर वे नहीं है, होल्डर नहीं है। अच्छा रह दो, छोड़ दो, इसको हटा दीजिए। अब इसको हटा दो, पीछे वहीं रख दो ना, रख आएगा। कहाँ गया पे थे? रख दो ना वहीं, विकास रखा दो, रखाइए वहीं। उसको मालूम नहीं, जा देखो ना। होल्डर को लाना होगा, होल्डर ले आएंगे ना, इधर टांग के आ देगा ना तो ज़्यादा लाइट रहेगा। ऊपर बहुत हो जाता है वो तो ठीक है, ठीक रहेगा वो, क्या कि ऊँचा रहता है वो। बढ़ जाओ, हेलमेट वो इधर रख दो, चल रहा दो। ठीक है साहब, आइए अब देखिए क्या है जी क्वेश्चन। हम लोग क्या कर रहे थे कि जो अदारता कितने प्रकार का देखे हम लोग? 3 प्रकार का होता है। इसके क्या बोले थे? निरपेक्ष अदारता, विशिष्ट अदारता और सापेक्ष अदारता। निरपेक्ष अदारता को बोलेगा किसमें व्यक्त किया जाता है? ग्राम प्रति घन मीटर में। किसमें किया जाता है? ग्राम प्रति घन मीटर में। किसमें किया जाता? ग्राम प्रति घन मीटर में। तो चल रहा है ना, ग्राम प्रति घन मीटर में। किसमें किया जाता? ग्राम प्रति घन मीटर में। किसमें किया जाता? ग्राम प्रति घन मीटर में। किसमें किया जाता? भेजा होगा, ग्राम प्रति घन मीटर में। किसमें व्यक्त किया जाता? ग्राम प्रति घन मीटर में। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखिए अगला वाला में विशिष्ट अदारता के बारे में। एक बार भेज दो उसको एथी में, टेलीग्राम पे चाहे व्हाट्सएप पे, एक बार सब लाइक मार दीजिए उस पर। फटाक से खोल के अपना मोबाइल से मारो, जितना बैठा वो भी नहीं मारता है। एक बार जो था चला दो, थोड़ा सा चला, जल्दी खोलो खोलो जिसके पास है। भेज रहा लिंकवा भेज दो एथी में, टेलीग्राम पे। लोग पता नहीं चलता कि कौन है, नहीं लिंकवा भेज दो, व्हाट्सएप चाहे टेलीग्राम, टेलीग्राम पर भेज दो। एक बार सब खोल के उसको देख लीजिए, लिंक को भेज दो। लो मैसेज तैसेज करवाए थे इन्होंने, नहीं करियो कुछ। चला जाओ। अब देखिए क्या सापेक्ष क्या अदारता के बारे में देख रहे थे हम लोग ना, वो अपने संभाल लेगा सब एक बार जो है ठीक कर दीजिए खोल के। वो भेज रहा लिंक, हुआ नहीं चालू हुआ? नहीं भेजे अभी? टेलीग्राम जुटे हैं? जाएगा जाएगा, टेलीग्राम पर भेज दो तो। चलिए आइए, हम लोग देख रहे थे अदारता के बारे में। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को वायुमंडल की अदारता कहते हैं। ये कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। भूलेंगे अब हम लोग? कौन कौन बोले? निक्षेप, विशेष और सापेक्ष। निक्षेप, विशेष, सापेक्ष। अब देखियो कौन किससे व्यक्त किया जाता है? तो ग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त किया जाता है। किसको? निक्षेप को। अब विशिष्ट को किसमें? ग्राम प्रति जो था केजी में व्यक्त किया मापा जाता है। और बोले कि सापेक्षता को किसमें? परसेंटेज में। किसमें? परसेंटेज में। कोई दिक्कत? इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, वायु में जो था जलवाष्प की मात्रा अधिक होने पर सापेक्ष आर्द्रता क्या होगी? अधिक होगा। बढ़िया सुनिए, जलवाष्प का बोल रहे हैं हम, तापमान का बात नहीं कर रहे हैं। फिर से, जलवाष्प की मात्रा अधिक होने पर सापेक्ष आर्द्रता अधिक की कम? अधिक। जलवाष्प की मात्रा अधिक होगा तो अधिक होगा। ठीक है, जलवाष्प, फिर से देखिए, जलवाष्प की मात्रा अधिक होने पर सापेक्ष आर्द्रता क्या होता है? अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। क्या होता है? अधिक हो जाता है। कोई दिक्कत? एवं तापमान बढ़ जाने पर सापेक्ष आर्द्रता कम हो जाएगा। तापमान, ये ध्यान रखना कि जलवाष्प पूछ रहा है कि तापमान पूछ रहा है, कि जलवाष्प बोल रहा है कि तापमान। जलवाष्प रहेगा तो क्या होगा? अधिक तो अधिक, और तापमान रहेगा अधिक तो हाँ, और तापमान अधिक तो कम, और कम रहेगा तो अधिक। कोई दिक्कत? ठीक है, एक बार सब जो होता है भेज दिया गया उसमें, एक बार खोल के देखिए तो। चल रहा सब में ना? टेलीग्राम खोलिए, टेलीग्राम खोलिए, उसको लाइक सब्सक्राइब या जो भी अपना ग्रुप है उसको भेज दीजिए। उसमें जुटे हुए हैं ना? एक बार खोल के उसको अथी कीजिए सब। तुम खोले लाइक सब्सक्राइब क्या करेगा वो? क्या अब भेजा अपना ग्रुप में, भेज दो भागलपुर ग्रुप में। इतना दोस्त मैंने देखेगा कैसे? जल्दी भेजो। हाँ देखेगा नहीं कैसे होगा? कम से कम हम लोग जितना बैठे हैं उतना का तो याद हो जाना चाहिए जी, 20-25 का। कौन सी?
लाइट लाइट लग जाएगा नहीं तो वो लाइट है ना, एगो और एगो खींच के इधर कर देंगे, ठीक है, और लग जाएगा, सब हो जाएगा। पहले देखो तो आगे से ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान देना, ठीक है। और कौन कौन ग्रुप है भेज दो उसमें, ठीक है। या तेरे को बैठा है जी, 35 को बैठा और तेरे को लाइक हुआ अभी तक। हाँ कितना हुआ? 13 को। इधर ने किया, तुम लोग ने खोला, कोई लेने लाया? मोबाइल खोल के एक बार चालू करो जल्दी। राहुल तुमने खोले? हाँ, तेरे मोबाइल घर रूम में रहने के लिए है। चलो आ जा, कोई बात नहीं, उसको देख लीजिएगा अपना अच्छा से, ठीक है। जो छूटे क्वेश्चन लिखने वाला वहीं से लिखिएगा, यहाँ लिखा नहीं जाएगा। अब देखिए क्या इन तीनों में कोई दिक्कत है? आरामदायक के लिए कितना चाहिए? 45%। फिर से देखिए, संतृप्त वायु की सापेक्ष आर्द्रता कितना होती है? 100%। कितना परसेंट यदि? 45% सापेक्ष आर्द्रता मनुष्य के लिए सबसे अधिक आरामदायक होता है। कितना परसेंट? 45%। कितना परसेंट? 45%। अब देखिए संघनन के बारे में, ठीक है। जल की गैसीय अवस्था की तरह या जो होता है ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया क्या बोलते हैं जी हम लोग? संघनन कहते हैं। एक बार फिर से इसका डिफिनेशन देखेंगे कि जल की गैसीय अवस्था के तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को क्या बोलेंगे हम लोग? संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? संघनन कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आगे देखिए इसके बारे में कहानी क्या। यह कितने प्रकार का? 2 कारकों पर निर्भर करता है। कितने कारकों पर? 2 कारकों पर। कितने कारकों पर? संघनन कितने पर कर रहा है? 2 कारक पर। कितने पर? 2 कारक पर। कितने पर? 2 कारक पर। जैसे हम लोग आर्द्रता पढ़े थे, उसका कितना टाइप था? 3। कौन कौन था? निश्चित, विशेष और सापेक्ष। कोई दिक्कत? तीनों क्लियर हो गया एकदम। अब आज जाना हम लोग कहाँ? संघनन के बारे में देख रहे हैं। जिसे 2 कारण पर होता है, तापमान में कमी पर और वायु की जो होता है क्या? सापेक्ष आर्द्रता पर। तापमान में कमी पर और वायु की सापेक्ष आर्द्रता पर। किसके बारे में हम लोग देख रहे हैं? संघनन के बारे में। किसके बारे में? संघनन के बारे में। किसके बारे में? संघनन के बारे में। किसके बारे में? संघनन के बारे में। क्या हो रहा है संघनन में? तो तापमान में कमी पर और वायु की सापेक्ष जो होता है आर्द्रता पर निर्भर करता है। संघनन कितने पर निर्भर करता है? 2 प्रकार का। मुख्यतः कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। क्या क्या? तो तापमान में कमी पर, वायु की सापेक्ष आर्द्रता पर। तापमान में कमी पर, वायु की सापेक्ष आर्द्रता को, वायु की सापेक्ष आर्द्रता पर, वायु की सापेक्ष आर्द्रता पर। और सापेक्ष आर्द्रता को क्या बोले थे? परसेंटेज में लिया था। कोई दिक्कत? अब देखिए क्या उष्मांक के बारे में। किसके बारे में? उष्मांक के बारे में। वायु की जिस जो तापमान पर जो जल अपनी गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है, उसे क्या बोलते हैं? उष्मांक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उष्मांक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उष्मांक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उष्मांक कहते हैं। अब देखिए नीचे वाला जो हाइलाइटर मारिए, उष्मांक पर जो वायु क्या होती है? संतृप्त हो जाती है और उसकी जो सापेक्ष आर्द्रता कितना हो जाता है? 100%। कितना हो जाता है? 100% हो जाता है। फिर से उष्मांक पर वायु संतृप्त हो जाती है और उसकी जो सापेक्ष आर्द्रता कितना परसेंट? 100% हो जाता है। कितना परसेंट हो जाता है? 100% हो जाता है। नीचे वाला देखिए, ओस पढ़ने के लिए उष्मांक का हिमांक कितना से ऊपर होना चाहिए? 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। राहुल आवाज आ रहा है ना? कितना से ऊपर? 0 डिग्री सेल्सियस से। और सब इस सब के पास बुक रखना है जी। ये बुक और जो था क्या बोले? एसपीडी का करंट, दूगो तो एकदम रखना, ठीक है। बाकी पीडीएफ से भी काम चला सकते हैं, मगर ईदू बुक रखना आप लोग के पास। फिर से देखिए क्या, इसको भी जो है टिक कीजिए कि ओस पढ़ने के लिए उष्मांक का हिमांक कितना से ऊपर होना चाहिए? 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। फॉर्मूला याद है ना? क्या बोले थे? C/5 = F-32/9 = क्या? K-273/5 = R/4। ये जो था एकदम याद रखना, निकल देता है यहीं से। एक चीज दिया रहेगा, C देगा K मांगेगा, K रहेगा तो C मांगेगा। अब आगे देखना क्या कि पाला या जो था तुषार के बारे में। किसके बारे में? पाला या तुषार। जब उष्मांक हिमांक से नीचे होता तब ओस के स्थान पर क्या हो जाता जी? पाला पड़ता। ये सब कहानी उतना नहीं ध्यान देना। कोहरा के बारे में, वायुमंडल की निचली परत में एकत्रित धूल कण, धुएं के जो होता है रज एवं क्या जी? संघनित जल पिंडों को क्या बोलते हैं? उसको कोहरा कहते हैं। एक बार फिर से, वायुमंडल के निचली परत में एकत्रित जो होता धूल कण, धुएं के जो होता रज एवं संघनित जो होता जल पिंडों को कोहरा कहते हैं। तो कौन मंडल में सब होगा? क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में, क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल कितना बोले थे? कितना किलोमीटर? 18। क्षोभ मंडल 18 किलोमीटर तक। कितना बोले थे? 18 किलोमीटर। ध्रुव से 8 किलोमीटर। विश्वत रेखा से 18, विश्वत रेखा से 18, ध्रुव से 8। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आगे देखना। अब देखिए क्या कि उष्मांक से जो होता है क्या, नीचे वायु का तापमान कम होने पर कोहरा का निर्माण होता है, जिसे क्या बोलते हैं? दृश्यता 1 किलोमीटर से कम।
कितना होता है रिश्ता इसका? 1 किलोमीटर से कम। अब देखिए धुंध के बारे में, मिस्ट के बारे में। हल्के जो था फुल्के जो था कोहरे को क्या बोलते हैं? कुआसा या धुंध कहते हैं। इसमें जो था रिश्ता 1 किलोमीटर से जो था अधिक किंतु 2 किलोमीटर से कम होता है। कितना होता है इसमें? 1 किलोमीटर से अधिक होगा और 2 किलोमीटर से कम होगा। 1 किलोमीटर से अधिक और 2 किलोमीटर से कम। किसमें? धुंध में। किसमें? धुंध में। किसमें? धुंध में। आगे देखना कि बादल के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? बादल। जितना भी पढ़ रहे हैं मगर क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा हम लोग को? ज्यादा कहाँ से? आर्द्रता के बारे में। याद रखना कहाँ से मिलेगा? आर्द्रता के बारे में क्वेश्चन मिलेगा। कोई दिक्कत वहां से? कितने प्रकार का आर्द्रता देखे? 3 प्रकार का। कौन कौन? कौन कौन? निश्चित, विशेष, सापेक्ष। कोई दिक्कत? अब आगे देखिए क्या बादल के बारे में। किसके बारे में देखेंगे हम लोग? बादल के बारे में। किसके बारे में? बादल के बारे में। देखिए बादल मुक्त जो था हवा के क्या होता है जी? रुद्धोष्म जो था प्रक्रिया द्वारा जो था ठंडे होने पर उसके तापमान के जो था उष्मांक के नीचे गिरने से बनता है। फिर से बादल मुक्त हवा के जो था रुद्धोष्म प्रक्रिया द्वारा ठंडे होने पर उसके तापमान के उष्मांक से नीचे गिरने से बनते हैं। ये अल्प घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरते हैं। किसके कारण? अल्प घनत्व के कारण। ये आता है ना किसके कारण देता है? निम्न घनत्व। अल्प मतलब क्या? निम्न घनत्व के कारण जो था ये तैरता है। कोई दिक्कत? ये अल्प घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरते हैं। रूप के आधार पर जो था बादल निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, रूप मतलब आधार पर बादल निम्न प्रकार के, जैसे पच्छाप बादल हो गया, कपाशीय बादल हो गया, अस्त्रीय बादल हो गया, वर्षा बादल हो गया। मुख्यतः 4-5 टाइप का दिया, उसको देख लेंगे कि पच्छाप किसको बोलेंगे। देखिए पच्छाप बादल किसको बोलेंगे? इसका निर्माण कितना से कितना मीटर में होता है जी? 8000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर होता है। 8000 से 12000, 8000 से 12000। क्या कह सकते हैं इसको? 8 किलोमीटर से 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। कौन सा बादल? पच्छाप बादल। कौन सा बादल? पच्छाप बादल। ये पतले तथा बिखरे हुए जो था बादल होते हैं। कैसे होते हैं? पतले बिखरे बादल होते हैं जो पंख के समान जो था प्रतीत होते हैं। जहां लिखा है ना ये पतले और जो था बिखरे हुए बादल होते हैं जो पंख के समान, उसको हाइलाइटर लगाइए फटाक से। ये पतले तथा बिखरे हुए बादल होते हैं जो पंख के समान क्या होते हैं? प्रतीत होते हैं। ये हमेशा सफेद रंग के होते हैं। इसका वहां तक लिख लेना आप, टोटल टिक आउट कर लीजिए। हमेशा कैसा होता है इसका कलर? सफेद होता है। किस बादल का हम लोग पढ़ रहे थे? पच्छाप बादल। किसका बदलते हैं? पच्छाप बादल। 8 किलोमीटर से 12 किलोमीटर, 8 किलोमीटर से 12 किलोमीटर। कौन सा बादल? पच्छाप बादल। कैसा कलर था इसका? सफेद। कैसा कलर? सफेद कलर। कैसा कलर? सफेद कलर। अब पंख के समान प्रतीत होता है। कोई दिक्कत? अब आएंगे कपासीय बादल के बारे में। ठीक है, अब देखिए डायरेक्ट दे देता है कि कौन से डिफिनेशन देख देगा, बोले कौन से क्या बोला जाता है। तो कपासीय बादल किसको कहेंगे? देखिए यह रुई के समान दिखता है। कैसा दिखता है? रुई के समान। एकदम पेन मार लीजिए वहाँ। यह कैसा होता है? रुई के समान दिखता है। पंख वाला कौन दिख रहा था? पच्छाप बादल। कौन दिख रहा था? पच्छाप बादल। 8 किलोमीटर से 12 किलोमीटर था। कलर उसका सफेद रंग का। कलर उसका सफेद रंग का। अब देखिए कपासीय बादल के बारे में। यह रुई के समान दिखता है। यह प्राय कितना से कितना किलोमीटर? 4 किलोमीटर से 4 किलोमीटर से 7 किलोमीटर, या 4000 मीटर से 7000 मीटर, या मीटर में बोलिए या किलोमीटर में बोलिए, बात एक ही बात है ना। 4 किलोमीटर से 7 किलोमीटर। कौन सा बादल? कपासीय बादल। कौन सा बादल? कपासीय बादल। कौन सा बादल? कपासीय बादल। अब पच्छाप बादल 8000 से 12000, 8000 से 12000, 8000 से 12000 क्या मीटर। हम लोग अभी पढ़ रहे थे कपासीय बादल। कितना से कितना? बहुत बढ़िया। 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। ये जो होता क्या होते हैं? ये तिरछे तथा इधर उधर बिखरे देखे जाते हैं। ठीक है, इसको भी टिक आउट कीजिए। क्या करेंगे इसको? ये क्या होते हैं? तिरछे तथा इधर उधर बिखरे देखे जा सकते हैं। ये चपटे आधार वाले जो होते हैं। कैसे होते हैं? ये चपटे आधार वाले। कैसे होते हैं? चपटे आधार वाले होते हैं। वह शीर्ष जो होता है गुंबदकार होता है। कैसा होता है? गुंबदनुमा होता है। इसका शीर्ष क्या होगा? गुंबदनुमा। कैसा होता है? गुंबदनुमा। किसका शीर्ष? कपासी बादल का। बोला किस बादल का जो था गुंबदनुमा जो था शीर्ष होता? कपासी बादल का। बोला किस बादल का गुंबदनुमा शीर्ष होता? कपासी बादल का। कितना दूर तक मिलेगा ये? 4000 से 7000 मीटर। 4000 से 7000 मीटर। 4000 से 7000 मीटर। क्लियर हो गया? दोगो। तीसरा में देखिए क्या दिया? अस्त्रीय बादल। क्या दिया है? अस्त्रीय बादल। ये परतदार जो था चादर जैसे लगते हैं। कैसा लगता है? परतदार चादर जैसा। कैसा? परतदार चादर जैसा। कौन सा? अस्त्रीय बादल। कौन सा? अस्त्रीय बादल। ये
जो होता है अधिकांश या पूर्णतः आकाश को ढके रहते हैं। कौन सा बादल? स्तरीय बादल। ये 2 या 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। 2 या 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर कौन पाया जा रहा? स्तरीय बादल। 8 से 12 जो था किलोमीटर में कौन था? पछाप बादल। और 4 से 7 में कौन था? कपास था। और 2 में कौन आ रहा है? स्तरीय वाला। कौन आ रहा है? स्तरीय। कौन आ रहा है? स्तरीय बादल। इसको फिर से अच्छा से देखेंगे। स्तरीय बादल में ये जो था परतदार चादर जैसे लगते हैं। कैसे लगते हैं? परतदार चादर जैसे लगते हैं। ये अधिकांश जो था पूर्णतः आकाश को ढके रहते हैं। ये 2 या 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ये भी टिक कर लेना। कितना? 2 या 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इसमें जो था सतह क्या जी? वर्षण के गुण होते हैं। इसी सतह में क्या होता है? वर्षण के गुण होते हैं। ये बादल समानतः या तो उष्मा के ह्रास या अलग अलग तापमानों पर हवा के आसपास में मिश्रित होने से बनते हैं। फिर से ये बादल क्या होता है? समानतः या तो उष्मा के ह्रास या अलग अलग तापमानों पर हवा के जो था आपस में मिश्रित होने से बनते हैं। कोई दिक्कत? 3 तो पढ़ लिए हम लोग। कौन कौन? पछापी बादल, कपासीय बादल, स्तरीय बादल। अब कहाँ चलेंगे? वर्षा बादल में। कौन सा बादल? वर्षा बादल। कौन सा बादल? वर्षा बादल। देखिए वर्षा बादल किसको कहेंगे? वर्षा बादल काले या गहरे जो होता है स्टेलरी रंग के होते हैं। कैसे होते हैं? काले या गहरे स्टेलरी रंग के होते हैं। कैसे होती है? काले या गहरे जो होता है कैसे होते हैं? स्लेटरी रंग के। कैसे? स्लेटी रंग के। कैसे होते हैं? स्लेटी रंग के। कैसे होते हैं? स्लेटी रंग के होते हैं। यह जो था मध्य स्तरों या जो था पृथ्वी के पेज नंबर है ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी का 100 नया वाला बुक में। पेज नंबर है न्यू वाला बुक में 100 अब पुराना वाला में है 95। ठीक है। टॉपिक चल रहा है क्या हम लोग का? आधारता हो गया था। अभी पढ़ रहे हैं हम लोग क्या? बादल के बारे में। ठीक है। मिल गया? यहाँ है ना कैमरा? माइक तो यहाँ है, कैमरा से क्या? अच्छा उधर देख के चलिए निकल गया सबका। पेज नंबर कितना था वर्ल्ड ज्योग्राफी का? नया वाला बुक में 100, पुराना वाला में कितना था जी? 95। और क्या पढ़ रहे थे हम लोग? बादल के बारे में। आधारता हम लोग खत्म कर लिए। बादल के बारे में जिसका छुटा हुआ आप पीछे देख लीजिएगा। आगे देखिए फिर कितने तरह का पढ़े? पछाप बादल, कपासीय बादल, स्तरीय बादल। कहाँ चल रहे थे हम लोग? वर्षा बादल में। कहाँ पहुंच रहे थे हम लोग? वर्षा बादल में। अब वर्षा बादल के बारे में डिफिनेशन देंगे। क्या दे रहा है कि वर्षा बादल काले या गहरे क्या होता है? स्लेटली रंग के होते हैं। यह जो था मध्य स्तर या पृथ्वी की सतह के काफी नजदीक बनते हैं। यह जो था मध्य स्तर या पृथ्वी की सतह के काफी नजदीक बनते हैं। उसको भी लगाइए हाईलाइटर। यह मध्य स्तर या पृथ्वी की सतह से क्या होता है? काफी नजदीक बनते हैं। यह सूर्य के किरण के लिए जो था बहुत ही क्या होता है? अपारदर्शी होता है। उसको भी लिख लेना। ये क्या होता है कि सूर्य की किरणों के लिए बहुत ही अपारदर्शी होता है। कभी कभी जो होता है बादल इतनी जो था कम ऊंचाई पर होता है कि ये सतह को छूते हुए प्रतीत होता है। लगता है ना कि नीचे एकदम आ गया। तो कौन सा बादल? यही वर्षा बादल। नहीं लगता है कि दौड़ रहा एकदम सर के ऊपर पे बादल जो बारिश होने से पहले रहता है। इनने सुने जब भागता है जो तूफान आने वाला रहता है, बारिश होने वाला रहता है, ना लगता है एकदम। अब आगे देखो तो वर्षा बादल, यही बादल दिखता है। अब देखिए ये 4 मूल रूपों के बादल मिलकर जो था निम्नलिखित रूपों के जो था बादल का निर्माण करता है। ऊंचे बादल किसका बात कर रहे हैं हम लोग? वर्षा बादल में। जैसे ऊंचे बादल में क्या होता है? पछाप स्तरीय और पछाप कपासी। पछाप स्तरीय और पछाप कपासी। अब मध्य जो था ऊंचाई जो था के बादल को क्या बोलेंगे? स्तरीय मध्य और कपासीय मध्य। स्तरीय मध्य और कपासीय मध्य। अब बोल रहा कम ऊंचाई के बादल में। ठीक है। स्तरीय कपासी, स्तरीय वर्षा बादल एवं कपासीय वर्षा बादल। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आगे देखिए कितने तरह का पढ़ लिया हम लोग? 4 तरह का। कौन कौन देखे? पछाप बादल, कपासीय बादल, स्तरीय बादल और वर्षा बादल। फिर से कपास बादल, पछाप बादल, कपासीय बादल, स्तरीय बादल, वर्षा बादल। जैसे आधारता पढ़े थे कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कौन कौन? रिपीट मारिए, रिपीट कीजिए। निक्षेप, विशेष और क्या? सापेक्ष। निक्षेप आधारता कौन कौन? जल्दी। निक्षेप, विशेष और सापेक्ष। अभी जो था बादल भी देख लिए हम लोग। अब आगे देखना क्या दे रहा है। वर्षा का एक छूट गया, नोट वाला भी देख लीजिए। ठीक है। नेफोस्कोप बादल की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र है। ठीक है। उसको भी जो था एकदम हाईलाइट कर लीजिएगा। ठीक है। नेफोस्कोप क्या है? तो बादल की दिशा और गति को मापने वाला यंत्र है। ठीक है। बोलेगा कि नेफोस्कोप क्या है जी? बादलों की दिशा और गति को मापने वाला यंत्र है। एक बार फिर से, नेफोस्कोप बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र है। अब देखना है कि वर्षा के बारे में। अभी हम लोग क्या देखे थे? वर्षा बादल। अब क्या देखेंगे हम लोग? वर्षा के बारे में। ठीक है। रेनफॉल के बारे में। जब जलवाष्प की बूंदे जो था जल के रूप में जो था पृथ्वी पर गिरता है, जब जलवाष्प की बूंदे
क्या होता है? जब जलवाष्प की बूंदे जो होता है जल के रूप में जो होता है पृथ्वी पर गिरता है तो उसे क्या बोलते हैं? वर्षा कहते हैं। वायु के ठंडा होने की जो होता है विधि के अनुसार वर्षा कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। वर्षा कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। वो वर्षा जो होता है क्या बादल अलग था, अब ये वर्षा के डायरेक्ट हम लोग देख रहे हैं। वर्षा कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। अब देख लेंगे जैसे संवहनीय वर्षा हो गया पहला, दूसरा हो गया क्या पर्वतीय कृत वर्षा, और तीसरा हो गया चक्रवातीय वर्षा। वर्षा कितने प्रकार का? वर्षा मुक्त कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। संवहनीय वर्षा, पर्वतकृतीय वर्षा और चक्रवातीय वर्षा। क्या हुआ? रनिंग करना है, जाइए जाइए, कोई दिक्कत नहीं, जाओ कोई दिक्कत नहीं। मगर लुसेंट खत्म हो जाने के बाद जाना चाहिए थोड़ा। ये सब टॉपिक जो था ना बोरिंग वाला, ये सब खत्म हो जाने के उसके बाद जाइए, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, ग्रुपिंग में दौड़ते हैं अकेले। चलो लड़का तब जाओ, लड़का को छोड़ना नहीं है, जाइए जाइए आराम से जाइए, ठीक है? क्योंकि लुसेंट को नहीं छोड़ना है, लुसेंटे तो मेन है, ठीक है? कोई बात नहीं, रनिंग भी करना जरूरी है। हाँ देख लेंगे, वो तो ऑप्शन है, इसलिए एक ऑप्शन है। लड़का तेज है मगर नहीं, चलो हमारा काम नहीं कर रहा था। चलो ठीक है बोला, चलो आ जाओ। कहाँ चल रहे हैं हम लोग? संवहनीय वर्षा के बारे में। जब जो होता है भूतल जो होता है बहुत गर्म हो जाता है तो उसके जो होता है साथ लगने वाले वायु भी क्या हो जाते हैं? गर्म हो जाती है। वायु गर्म होकर क्या होता है जी? फैलती है और हल्की हो जाती है। वायु गर्म होकर क्या होती है? फैलती है और क्या हो जाती है? हल्की हो जाती है। वायु गर्म होकर क्या होगी? फैलेगी और क्या हो जाएगी? हल्की हो जाएगी। यही हल्की वायु जो होता है ऊपर को जो होता है उठने लगती है। क्या होती है? हल्की वायु ऊपर उठने लगती है और संवहनीय धारा जो होता है का निर्माण होता है। जब ऊपर उठेगा तो क्या हो जाएगा? संवहनीय धाराओं का निर्माण होता है। ऊपर जाकर यह वायु क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। ये भी ध्यान रखना, टिक आउट करना है कि ऊपर जाके ठंडी होगा गर्म, ऊपर जाके ठंडी हो जाती है, ऊपर जाके ठंडी हो जाती है। और इसमें उपस्थित जो होता है जलवाष्प का संघनन होने लगता है। क्या होता है इसमें? जलवाष्प का संघनन होने लगता है। संघनन से जो होता है क्या? कपासीय मेघ बनते हैं, उसको भी टिक आउट कर लेना। संघनन से क्या बनता है जी? कपासीय मेघ बनते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? घनघोर वर्षा होती है। जिससे क्या होता है? घनघोर वर्षा होता है। ये जो था संघनन से कपासीय मेघ बनता है, जिसके कारण क्या हो रहा है? घनघोर वर्षा। आगे ये जिसके कारण क्या हो रहा है? घनघोर वर्षा। जिसके कारण क्या हो रहा है? घनघोर वर्षा। जिसके कारण क्या हो रहा है? घनघोर वर्षा होता है। कोई दिक्कत? अब आगे देखना हम लोग को, यहाँ तक देख लिए। अब देखिए ऊपर जाकर ये वायु से क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है और इसमें उपस्थित जलवाष्प का संघनन होने लगता है। संघनन से कपासी मेघ बनते हैं, जिसे क्या होता है? घनघोर वर्षा होता है, जिसे क्या बोलते हैं? संवहनीय वर्षा कहते हैं। संवहनीय वर्षा समझ गया? वर्षा के टाइप का देखे थे हम लोग 3 टाइप का। कौन सा टाइप पढ़ लिए? संवहनीय वर्षा, ठीक है? अब अगला देखना क्या? पर्वतकृतीय वर्षा के बारे में। किसके बारे में? पर्वतकृतीय वर्षा के बारे में। जब जलवाष्प से जो होता है लदी हुई गर्म वायु को जो होता है किसी पर्वत या पठार के ढलान के साथ जो होता है ऊपर चढ़ना पड़ता है तो यह जो होता है वायु क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। ठंडी होने से यह क्या हो जाती है? संतृप्त हो जाती है और ऊपर चढ़ने से जलवाष्प का संघनन होने लगता है। ऊपर चढ़ने से जलवाष्प का संघनन होने लगता है, इसे वर्षा होती है, जिसे क्या बोलते हैं? पर्वतकृत वर्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पर्वतकृत। अच्छा कुछ याद आ रहा है पीछे बारे में? क्या बोले थे कि ज्वालामुखी से कितने तरह का लावा निकलता है? 2 प्रकार का। बोले का क्षारीय लावा जो निकलता है किसका निर्माण करता है? पठार और मैदान का। पठार और मैदान का। और जब अम्लीय निकलेगा तो किसका करेगा? पर्वत का। जब अम्लीय निकलेगा तो याद रखना उस सब, जब शुरू से फिर करेंगे ना एकदम अच्छा से। ये सब थोड़ा सा जो था स्किप करने वाला, मगर एक बार रीडिंग मारना जरूरी है सबका। अब देखिएगा चक्रवातीय वर्षा के बारे में, ठीक है? चक्रवातों द्वारा होने वाली वर्षा को क्या बोलते हैं? चक्रवातीय वर्षा, अथवा उसको क्या बोलते हैं? बताग्रीय वर्षा भी बोलते हैं। बोल देगा क्या? चक्रवाती वर्षा को बताग्रीय वर्षा बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे, उसी का नाम है, ठीक है? बताग्रीय वर्षा। अब देखिए नोट में क्या दे रहा है? वर्षण के बारे में। जलवाष्प के संघनन के बाद नमी के मुक्त होने की अवस्था को क्या बोलते हैं जी? वर्षण कहते हैं, उसको भी टिक कीजिए। जलवाष्प के संघनन के बाद नमी के मुक्त होने की जो अवस्था को क्या बोलते हैं? वर्षण कहते हैं। यह द्रव या ठोस अवस्था में हो सकता है, दोनों अवस्था में हो सकता है। द्रव में भी हो सकता है और ठोस अवस्था में हो सकता है। द्रव में भी हो सकता है, ठोस अवस्था में हो सकता है। द्रव में भी हो सकता है, ठोस अवस्था में हो सकता है। काल से कोशिश कीजिएगा कि हाइलाइटर रखे। देखिए यहाँ तो आप हमारे द्वारा हाइलाइटर से कर लिए, और फिर जब अपने से जब पढ़िएगा तब पेन चलाइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? या तो अभी पेन लिख लीजिए, अपने से फिर हाइलाइटर से एक बार पढ़िएगा तो ज़्यादा याद रहेगा। और जो छूट जाए पॉइंट वह क्या करना? देख लेना, ऑप्शन तब आ गया ना, क्या क्या देखेंगे?
यूट्यूब पर वीडियो देख लेना, सर्च करके आगे देखना कि जलवाष्प के संघनन के बाद नमी के मुक्त होने की अवस्था को क्या बोलते हैं? वर्षण कहते हैं। यह द्रव या ठोस अवस्था में हो सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको टिक आउट कर लेना। ठीक है, वर्षण जब पानी के रूप में होता है तो उसे क्या बोलते हैं? वर्षा कहते हैं। जब तापमान 0 डिग्री से कम होता है तब क्या होता है जी? वर्षण जो होता है हिमतूलों के रूप में जो होता है इसे क्या बोलते हैं? हिमपात कहते हैं। ठीक है, अब अगला देखिए क्या नमी जो होता है क्या होता है? षष्ठकोणीय रबों के रूप में जो होता है निमुक्त होती है। वर्षा एवं जो होता है हिमपात के जो होता है अतिरिक्त वर्षण के दूसरे प्रकार की जो होता है क्या होती है? समित वृष्टि तथा कारकापात होता है। कभी कभी वर्षा की बूंदें बादल से मुक्त होने के बाद बर्फ के छोटे छोटे गोलाकार ठोस टुकड़ों में क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है तथा पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है, जिसे क्या बोला जाता है? ओला पत्थर कहा जाता है। ये वर्षा की जल के जो बनती है जो कि ठंडी परत से होकर गुजरती है। बादल फटना के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद कल से आगे देखेंगे। अब ये क्या बोल रहा है? अर्थ क्या होता है? भारी तूफान के साथ जो होता है और साधारण रूप से भारी बरसात होता है। अब आप लोग निकालिए क्या हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री का जो था पेज नंबर बता रहे हैं, हिस्ट्री चलेगा। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री लास्ट हो रहा, जैसे खत्म होगा क्या करेंगे? एक दो दिन में वर्ल्ड हिस्ट्री खत्म करके फिर से एकदम जो था शुरू से चालू कर दिया जाएगा। कल याद है जी ली आयोग कब बोले थे? खोजते खोजते पेज निकालते निकालते बोलिए 1924 ली आयोग 24 ली आयोग एकदम सबको याद कर लेना। और बोले थे सिंचाई आयोग 1901 सिंचाई आयोग विश्वविद्यालय आयोग विश्वविद्यालय आयोग। बहुत अच्छा याद हो रहा ना, एक बार रिवीजन मरवा देते हैं फिर से देखिए इनाम आयोग पेज नंबर नया बुक में 65 निकालना। टॉपिक नंबर जो था क्या 55 जो था हम लोग एक बार रिवीजन करेंगे, उसके बाद आगे का 56 57 58 जो था अभी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, टॉपिक नंबर जो था कितना है जी? 55 है। टॉपिक नंबर 55 टॉपिक नंबर 55 पेज नंबर 65। पुराना वाला में पेज बोलिए 56 पुराना वाला में पेज नंबर 60 है 60 है, सबका अलग अलग है। और टॉपिक है बोल देते हैं कौन सी है? ब्रिटिश कालीन आयोग और समिति के बारे में हम लोग रिवीजन फटाक से कर लेते हैं 5 मिनट में। देखिए इनाम आयोग कब बोले थे? 1852 इनाम आयोग 1852 इनाम आयोग 1852 इनाम आयोग 1852 इनाम आयोग 1852 हंटर आयोग 1882 हंटर आयोग 1882 हंटर आयोग 1882 अफीम आयोग 1893 अफीम आयोग हर्षेल आयोग हर्षेल आयोग अफीम आयोग। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब अगला देखिए क्या था, डायरेक्ट आ गए थे सिंचाई आयोग विश्वविद्यालय आयोग विश्वविद्यालय आयोग अफीम आयोग 1893 अफीम आयोग हर्षेल आयोग सिंचाई आयोग 1901 सिंचाई आयोग विश्वविद्यालय आयोग विश्वविद्यालय आयोग। ये सब लग रहा होगा आसान, मगर आसान नहीं, गलती हो जाता है इसलिए बार बार पढ़ रहे हैं इसको। ठीक है, कल का देखो एक था विश्वविद्यालय आयोग डायरेक्ट कर्जन के समय में, वो कब था? 1902 में था। सिंचाई आयोग 1-2 में था। ये बोलेगा कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917 कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग 1917 कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग 1917 कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग। छटनी समिति छटनी समिति छटनी समिति ली आयोग ली आयोग ली आयोग। अच्छा से बैठिएगा, बैठ जाइए अंदर, वहाँ बैठ जाइए, यहाँ जाइए इधर। ठीक है, और थोड़ा इधर बढ़ जाइए, आगे आ जाइए आगे आ जाइए आगे आ जाइए दोनों। हेलमेट वाला इधर लाओ। हाँ अरे इधर आइए तो क्या दिक्कत है? बैठो तुम, बैठना है आराम से, जब जगह आइए तो टेंशन क्या लेना। चलो आ जाओ। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? कलकत्ता जो था विश्वविद्यालय आयोग 17 कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। अब भारतीय जो था छटनी समिति 23 भारतीय छटनी समिति 23 ली आयोग 24 ली आयोग 24 ली आयोग 24 बटलर समिति 27 बटलर समिति 27 बटलर समिति 27 बटलर समिति 27। जितना इसको बोलिएगा उतना याद होगा। ठीक है, सामन सामन आयोग बोलेगा तो सामन आयोग बोलेगा तो सामन आयोग बटलर समिति बटलर समिति बटलर समिति सामन आयोग सामन आयोग लिलिथगो आयोग लिलिथगो आयोग लिलिथगो आयोग लिलिथगो आयोग। भारतीय जो था वैधानिक आयोग 29 भारतीय वैधानिक आयोग 29। सप्रू समिति 34 सप्रू समिति सप्रू समिति सप्रू समिति भारतीय परिसीमन समिति भारतीय परिसीमन समिति भारतीय परिसीमन समिति भारतीय परिसीमन राष्ट्रीय योजना समिति राष्ट्रीय योजना समिति राष्ट्रीय योजना समिति
क्रिप्स आयोग 42, क्रिप्स आयोग, क्रिप्स आयोग बताए थे कोच, क्रिप्स छोटा वर्ड है तो 42, कैबिनेट में 4 वर्ड है तो 46, क्रिप्स आयोग, क्रिप्स आयोग, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट आयोग, कैबिनेट आयोग, क्रिप्स आयोग 42, सार्जेंट आयोग 44, सार्जेंट आयोग। अब देखिए इधर जो 56 नंबर में क्या था जी, बोलेगा गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी किसको दिए थे? टैगोर को। किसको दिए थे? रविन्द्रनाथ टैगोर को। किसको दिए थे? रविन्द्रनाथ टैगोर को। ठीक है, गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी किसको दिए थे? रविन्द्रनाथ टैगोर को। ठीक है, उसका जो था महात्मा की उपाधि कौन किसको दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर किसको दिए? महात्मा गांधी को। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि कौन दिया था? एडोल्फ हिटलर। सुभाष चंद्र बोस को जो था नेताजी की उपाधि कौन दिया था? एडोल्फ हिटलर। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कौन दिया था? बारदोली की महिला ने। कौन दिया था? बारदोली की महिला ने। कहां से? बारदोली की महिला से। अब बोलेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न या आजाद शत्रु की उपाधि कौन दिया था? महात्मा गांधी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न या आजाद शत्रु की उपाधि कौन दिया था? महात्मा गांधी। कौन दिया था? महात्मा गांधी। मोहम्मद अली जिन्ना को काजी आदम की उपाधि कौन? महात्मा गांधी। कौन दिया था? महात्मा गांधी। आगे सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि कौन दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि कौन दिया था? कौन दिया था? महाराजा खेतड़ी। महाराजा खेतड़ी। ठीक है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कौन पुकारता? कौन बोला था? कौन बोले थे? ठीक है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि कौन दिए थे? कौन दिए थे? कौन दिए थे? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि। ठीक है, आप देखिए तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध पहला कब हुआ था? 1191 में। कब हुआ था? 1191। कौन जीता था? जल्दी, पृथ्वीराज चौहान। कौन जीते थे? पृथ्वीराज चौहान। गौरी का हार हुआ था। और यहाँ से एकदम फिर से का प्रथम युद्ध पहले याद करो 1191। दूसरा 1192। तीसरा 1215। जो नहीं लिखे सुबह भी लिखा थे ना, भूल गए। पहला 1191, दूसरा 1192, तीसरा 1215। किसके किसके बीच बोले थे? इतुलमिश और कुबाचा के बीच। इतुलमिश और कुबाचा के बीच कौन जीता था? इतुलमिश। कुबाचा को जो था 1215। उसी के नीचे लिख लीजिए एकदम। तराइन का पहला युद्ध 1191, दूसरा युद्ध 1192, तीसरा युद्ध 1215। किसके किसके बीच? इतुलमिश और कुबाचा के बीच। कौन हरा था? कुबाचा हरा था। कुबाचा। ठीक है, इतुलमिश और कुबाचा। एक तरफ था गुलामों का गुलाम, दूसरे और कौन था? गुलाम। कुबाचा क्या था? गौरी का 4 को गुलाम मुक्त। कुतुबी नेबक, बख्तियार खिलजी और कौन जल्दी? कुबाचा और इल्दुज। कौन था? इल्दुज। बहुत बढ़िया, याद हो रहा है ना? आगे देखना। चंदावर का युद्ध 1194। चंदावर का युद्ध 1194। चंदावर का युद्ध पहले ईस्वी याद करा देते हैं, उसके बाद कौन किसके साथ हुआ था वो ध्यान रखना। ठीक है, फिर से तराइन का प्रथम युद्ध 1191। तराइन का प्रथम युद्ध 1191। दूसरा युद्ध 1192। दूसरा युद्ध 1192। उसके बाद बोलेगा जो था चंदावर का युद्ध 1194। 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 पानीपत की पहली लड़ाई 1526। पानीपत की पहली लड़ाई 1526। पहली लड़ाई 1526। पहली लड़ाई 1526। खानवा का युद्ध 1527। खानवा का युद्ध 1527। खानवा का युद्ध 1527। चंदेरी का युद्ध 1527। चंदेरी का युद्ध 1528। चंदेरी का 1528। घाघरा का 1529। घाघरा का 1529। चौसा का 1539। चौसा का 1539। कनौज का 1540। कनौज का 1540। कनौज का 1540। कनौज का 1540। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556। 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 कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ से तालीकोटा का युद्ध 1555। तालीकोटा का 1555। तालीकोटा का 1555। तालीकोटा का हल्दीघाटी का 1576। हल्दीघाटी का 1576। हल्दीघाटी का पलासी का 1717। पलासी का 1717। पलासी का 1717। पलासी बोलेगा तो बांडीबास 1760। बांडीबास 1760। बांडीबास 1760। पानीपत का तीसरा लड़ाई 1761। तीसरा बोलेगा तो 1761। तीसरा बोलेगा तो 1761। तीसरा बोलेगा तो बक्सर युद्ध 1764। बक्सर युद्ध 1764। बक्सर युद्ध 1764। रुहेला का युद्ध 1774। रुहेला बोलेगा तो 1774।
1774, रोहिला का युद्ध 1774, रोहिला का युद्ध 1774, रोहिला का युद्ध 1774, रोहिला युद्ध 1774, खुदा का युद्ध 1795, खुदा, ठीक है, बोलेगा कि खुदरा का युद्ध 1795, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857, कोई दिक्कत, भारत चीन युद्ध 1962, भारत चीन युद्ध 1962, भारत चीन युद्ध 62, प्रथम भारत पाक युद्ध 1965, प्रथम भारत पाक युद्ध 1965, कोई दिक्कत, द्वितीय भारत पाक युद्ध 71 में। अब देखिए नीचे जो दिया विश्व युद्ध के बारे में जान रहे हैं। पहला जो था वर्ल्ड वार कब हुआ था? 14 से 18। दूसरा कब शुरू हुआ था? 39 से 45, दूसरा 39 से 45, दूसरा 39 से 45, दूसरा 39 से 45। अब देखिए यहाँ किसके किसके साथ हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध में जो था कौन किसको हराया था जी? पृथ्वीराज चौहान गौरी को हरा दिए थे। और तराइन का दूसरा युद्ध में फिर गौरी पृथ्वीराज चौहान को, कोई दिक्कत। और चंदावर किसके किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और जयचंद। किसका हार हुआ था? जयचंद का। किसका हार हुआ था? जयचंद का। किसका हार हो गया था? अब पानीपत का पहली लड़ाई में जो था किसके किसके बीच? बाबर इब्राहिम लोधी की। किसके किसके बीच? बाबर इब्राहिम लोधी। कौन हारा था? इब्राहिम लोधी। कौन हार गया था? इब्राहिम लोधी। अब देखिए क्या चंदेरी का युद्ध के बारे में, किसके किसके बीच? बाबर और मेदिरा। चंदेरी का बोल रहे हैं, खानवा नहीं बोल रहे हैं। खानवा वाला छूट गया, ठीक है। खानवा का युद्ध बाबर राणा सगा। खानवा का युद्ध बाबर का। बाबर जो था भारत में जितना युद्ध लड़ा कोनो युद्ध नहीं आ रहा था, ठीक है। पांचों के पांचों क्या हुआ था? जीत गया था, ध्यान रखना। खानवा का युद्ध बाबर ने किसको हरा दिया था? राणा सागा को। और चंदेरी में मेदिरा को, चंदेरी में मेदिरा को। और घाघरा में अफगानों को, घाघरा में अफगानों को। और चौसा में शेर शाह भी कोनो युद्ध हारा नहीं था, सब जीत गया था, ठीक है। किसको हराया था? हुमायूं को। किसको हराया था? हुमायूं को। फिर जो था कनौज वाला में ये जीता, हुमायूं हार गया। उसके बाद पानीपत का दूसरा लड़ाई में अकबर ने किसको पराजित कर दिया? हेमू को। किसको कर दिया? हेमू। कहते हैं कि विक्रमादित्य की उपाधि टोटल के लिया था 14 को, अंतिमा यही था हेमू, ठीक है। अंतिमा दिल्ली का जो था हिंदू शासक कौन था? यही था ना, 14 को लिया था। विक्रमादित्य की उपाधि टोटल के को 14 को, 14वां यही लिया था, ठीक है। आगे देखना फिर क्या नंबर हो गया, कहाँ पहुँच गए जी? अच्छा नंबर उम्र नहीं है, हेमू के न पहुँच गए जी। अच्छा हेमू यहाँ। अब ये तालीकोटा का युद्ध किनके किसके बीच हुआ था? विजयनगर साम्राज्य के पतन के लिए था। किसके के लिए हुआ था? अच्छा विजयनगर 4 गो था जी, 4 गो था ना। कौन कौन था? संगम, सुलूप, तुलुप, आर्यभट्ट। उसके बाद बोलेगा कि कृष्णदेव राय कौन से थे? संगम, सुलूप, तुलुप से थे। किसे थे? तुलुप वंश से। किसे थे? तुलुप वंश से। किसे थे? तुलुप वंश से। संगम, सुलूप, तुलुप, आर्यभट्ट। तो पूछता कृष्णदेव राय किससे थे? तुलुप वंश से थे। किसे थे? तुलुप वंश से थे। अब आगे अल्लाह नहीं करेगा कोई। तालीकोटा का युद्ध 1565, तालीकोटा का 1565 किनके किनके बीच? विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। इसमें हल्दी घाटी का अकबर ने किसको पराजित कर दिया था? महाराणा प्रताप को। अकबर ने किसको? महाराणा प्रताप को। किसको? महाराणा प्रताप को। अब पलासी में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हरा दिया था, अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को, ठीक है। अब बांडीवास में फ्रांसीसियों के पराजय हो गया था, बांडीवास में फ्रांसीसियों के पराजित हो गया था। पानीपत का तीसरा लड़ाई क्या हुआ था जी? अहमद शाह अब्दाली ने किसको? मराठों को। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को, अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को। और बक्सर का युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम को। किसको? मीर कासिम को। आगे देखना, आगे देखिए इसके बारे में, वंश के बारे में। यहाँ से अगर याद हो गया ना तो क्वेश्चन यहाँ से भी रहता, ठीक है। चैप्टर नंबर 58 प्रमुख राज्य और क्या संस्थापक तथा राजधानी। ये 15 का 15 आज याद कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। आगे देखिए बोलेगा हरियक वंश का, बार बार आएगा सेट में मिलेगा। कौन है हरियक वंश संस्थापक? कौन है? बिंबिसार। कौन है? बिंबिसार। हरियक वंश का संस्थापक बिंबिसार। हरियक पहले जो था संस्थापक देखते हैं, बाद में राजधानी तो खींच लेंगे, ठीक है। अब देखिए हरियक वंश संस्थापक बोलेगा तो बिंबिसार, शिशुनाग बोलेगा तो शिशुनाग। अच्छा 7 को वंश तो डायरेक्ट बैठ जाता जो ट्रिक बोले थे, हसीन मासुका के साथ। देखिए 7 आ गया यहाँ, हसीन मासुका के साथ। सोचता होगा कहाँ से बोल रहा है, कहाँ खोजे थे, यहाँ मिल गया ना। हसीन मासुका के साथ वहाँ लिख देना। देखिए हसे हो गया हरियक वंश, स हो गया शिशुनाग वंश, न से हो गया नंद वंश, मो से हो गया मौर्य वंश, सु से हो गया शुंग वंश, क से हो गया कन वंश और स से सतवाहन वंश। आ गया नहीं सातों? ये ट्रिक वहाँ पर आ गया हसीन मासुका के 7 वाला ट्रिक पे। सातों जो था देता है कि कौन पहले आया था, हसीन मासुका के साथ। वहाँ देख लेना यूट्यूब पे देख के, ठीक है। अभी लिख पाएगा उतना, हसीन मासुका के साथ। ये सातों को वहाँ देख के अपना आराम से लिखना, एकदम सजा उजा के एकदम जैसे लिखना होगा इसी जगह लिखना एकदम जस्ट। अब याद रहेगा क्या किसका ट्रिक लिखे हैं। हौस हो गया क्या? हरियक वंश। हरियक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। हरियक वंश का संस्थापक बिंबिसार। शिशुनाग वंश का शिशुनाग, शिशुनाग वंश का शिशुनाग। नंद वंश का महापद्म, नंद वंश का महापद्म। मौर्य वंश का चंद्रगुप्त, मौर्य वंश का चंद्रगुप्त प्रथम, मौर्य वंश का चंद्रगुप्त
चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश का शुंग वंश का पुष्य शुंग, शुंग वंश का पुष्य शुंग, शुंग वंश का कर्ण वंश का वासुदेव, कर्ण वंश का वासुदेव, कर्ण वंश का कर्ण वंश का कर्ण वंश का सतवाहन का सिमुख, सतवाहन का सिमुख, सतवाहन का सिमुख, सतवाहन का सिमुख, कुषाण वंश का कुजल कट विशेष, कुषाण का कुजल कट विशेष, कुषाण का कुषाण वंश का कुजल कट विशेष, कुषाण का कुजल कट, कुषाण का कुजल कट विशेष, कुषाण का कुजल कट विशेष। कोई दिक्कत? गुप्त वंश का श्रीगुप्त, गुप्त वंश का श्रीगुप्त, गुप्त वंश का श्रीगुप्त, गुप्त वंश का अब बकाटक वंश का सिद्ध शक्ति, बकाट का बकाकट का हुन वंश का तोरमान, उनका तोरमान, उनका वर्धन वंश का पुष्पवती, वर्धन वंश का पुष्पवती, वर्धन वंश वर्धन वंश वर्धन वंश। अब पांडव वंश का यहाँ फंसा देता है क्वेश्चन। पांडव वंश का कौन रहेगा? नेडियोन, पांडव वंश का नेडियोन, पांडव वंश का पांडव वंश का पांडव वंश का चोल वंश का विद्यालय, चोल वंश का चोल वंश का चोल वंश का पाल वंश का पाल नहीं पल्लव वंश का सिंह वर्मन चतुर, पल्लव वंश का सिंह वर्मन, पल्लव वंश का पल्लव वंश का पल्लव वंश का सिंह वर्मन चतुर, पल्लव वंश चोल वंश विद्यालय, चोल वंश विद्यालय, चोल वंश अब एक बार उल्टा, चोल वंश विद्यालय, चोल वंश विद्यालय, पांड्य वंश नेडियोन, पांड्यवंश नेडियो, पांड्यवंश पांड्यवंश वर्धनवान पुष्पवती, वर्धनवान हुनवंश तोरमान, हुनवंश तोरमान, हुनवान बकाटक वंश, बकाटक वंश गुप्त वंश श्रीगुप्त, गुप्त वंश कुषाण वंश, कुषाण वंश कुषाण वंश सतवाहन वंश सिमुख, सतवाहन वंश कर्ण वंश वासुदेव, कर्ण वंश शुंग वंश शुंग वंश मौर्य वंश बोलेगा तो मौर्य वंश बोले तो नंद वंश बोले तो नंद बोले तो शिशुनाग बोले तो शिशुनाग बोले तो हरेक बोले तो हरेक बोले तो। अब देखिए उसको छोड़ते हैं, अभी कल याद करेंगे। 59 नंबर में देखिए चैप्टर नंबर 59 सामाजिक सुधार अधिनियम के बारे में। यहाँ से था क्वेश्चन आज सामाजिक सुधार अधिनियम चैप्टर नंबर 59, ठीक है। शिशुवध प्रतिबंध कौन लगाया था जी? शिशुवध प्रतिबंध जॉन सौर ब्लेजली ने। कौन लगाया था? ब्लेजली। कौन लगाया था? ब्लेजली। शिशुवध प्रतिबंध कौन लगाया था? ब्लेजली। कब लगाया था? दोनों चीज याद रखना। देखिए पहले किसके साथ थीम लगाया था कौन, उसको याद करते हैं, फिर इस भी याद करते हैं, करके याद होगा, ठीक है। ये 5-7 गो दिया है, 7 गो में से क्वेश्चन आज था, 7 गो में से कोई था, याद कीजिए, याद था ना। अब देखिए सती प्रथा का था आज। ये क्या बोलेगा? शिशुवध प्रतिबंध कौन लगाया था? ब्लेजली। शिशुवध प्रतिबंध ब्लेजली। शिशुवध प्रतिबंध पूरा नाम नहीं भी याद रखना, खाली थोड़ा भी याद रहेगा तो काम हो जाएगा। शिशुवध प्रतिबंध ब्लेजली, शिशुवध प्रतिबंध ब्लेजली, शिशुवध प्रतिबंध ब्लेजली। सती प्रथा प्रतिबंध ये नहीं था क्वेश्चन। सती प्रथा प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिंक। सती प्रथा प्रतिबंध, 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 दास प्रथा प्रतिबंध। दास प्रथा बोलेगा तो एलन ब्रो, दास प्रथा बोलेगा तो, दास प्रथा बोलेगा तो, दास प्रथा बोलेगा तो, दास प्रथा पर प्रतिबंध, दास प्रथा प्रतिबंध, दास प्रथा प्रतिबंध, सती प्रथा पर, सती प्रथा पर, सती प्रथा पर, शिशुवध पर ब्लेजली, शिशुवध पर, शिशुवध पर, शिशुवध पर, शिशुवध पर, शिशुवध पर, शिशुवध पर, शिशुवध, सती प्रथा, सती प्रथा, दास प्रथा पर, दास प्रथा पर, हिंदू जोता विधवा पूर्णिमा, हिंदू विधवा पूर्णिमा क्या नहीं, हिंदू विधवा पूर्णिमा क्या नहीं, हिंदू विधवा पूर्णिमा, हिंदू विधवा पूर्णिमा क्या नहीं, हिंदू विधवा पूर्णिमा, हिंदू जोता विधवा पूर्णिमा बोलेगा तो हिंदू विधवा पूर्णिमा, हिंदू विधवा पूर्णिमा, हिंदू विधवा पूर्णिमा, हिंदू विधवा पूर्णिमा। कोई दिक्कत? अब देखिए क्या नेटिव मैरिज होता है एक्ट बोलेगा तो, नेटिव मैरिज 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 एक्ट बोलेगा तो, शिशु प्रतिबंध ब्लेजली, शिशु प्रतिबंध ब्लेजली, शिशु प्रतिबंध ब्लेजली। सती प्रथा का, सती प्रथा का, सती प्रथा का, दास प्रथा प्रतिबंध, दास प्रथा प्रतिबंध, दास प्रथा प्रतिबंध, दास प्रथा प्रतिबंध, हिंदू विधवा पूर्णिमा, हिंदू विधवा पूर्णिमा, हिंदू विधवा पूर्णिमा, हिंदू विधवा पूर्णिमा, नेटिव मैरिज एक्ट बोलेगा तो, नेटिव मैरिजमेंट बोलेगा तो, नेटिव मैरिजमेंट बोलेगा तो, नेटिव मैरिजमेंट बोलेगा तो। अब इसका ईस्वी याद कर लेते हैं। देखिए पूछता कौन था? सती प्रथा कब लगाया गया था? 1829। सती प्रथा का 1829 एकदम घेर लीजिए, घेर रहे हैं। सती प्रथा का 1829, सती प्रथा का 1829, सती प्रथा का कुछ बोल रहे हैं क्या? बोलिए। हाँ नहीं चल रहा है, खोल दो तो थे उधर जा, खोल दो तू दोनों का।
क्या यूट्यूब वाला? अच्छा कर दो, इनका दे दो तो एड भी कर देना इनका, ठीक है? आएगा आएगा, लिखने में टाइपिंग मिस्टेक कर रहे होंगे, बाकी सबका आ गया था ना। जो दिक्कत होगा, जो ट्रिक टाइप जो हो रहा, ट्रिक उरिक वहाँ लिख लीजिएगा सर। व्हाट्सएप पर लोग ऐड नहीं ना अभी किया देख के वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिएगा अपना अपना। और जो ट्रिक उरिक नहीं देख पा रहे हैं वो देख लीजिएगा। ये तो देखिए भाई साहब, हमारा जो था दो खरीद लिए बुक, बड़ी खुश थे ना जी। 2 बुक पर कमांड एकदम ऐसा कर देंगे ना 1 से 2 महीना के अंदर, आप खुद बोलिएगा। जहाँ भी सेट मारिए जाता ना मिलेगा डेली बाय डेली। ये तो देख रहा अभी तुरंत पकड़ लिया लोग क्या कि सती प्रथा का, ये सब छोड़ देता है लोग, उधरे पकड़ लेता है सब्जेक्ट। क्वेश्चन तो मेन यही है। क्या मतलब प्रथम द्वितीय तृतीय वाला, ठीक है? सब्सक्राइब कीजिए। वो आप सब्सक्राइब नहीं किए ना, सब्सक्राइब क्या करेगा तब ना, नहीं जल्दी साथ होता है। सब्सक्राइबर बहुत तेजी से बढ़ रहा है सर। हाँ 257 हो गया। बढ़ेगा नहीं फिर कैसे होगा यार, देखेगा नहीं। अभी तो गला फंसा हुआ, अभी ट्रिक उरिक तो बताइए नहीं रहे। चैप्टर वाइज जब चलेगा तब, चैप्टर वाइज चलेगा ना तब चलेगा। जितना जो होता है यूट्यूब पर जितना बना रहा है सब एक्टिव हो जाएगा, एकदम जग जाएगा। सीधा सीधे खाली पढ़ने से होगा, बताएगा कि एक्स्ट्रा फैक्ट, ठीक है? तराइन का एक्स्ट्रा चाहिए आगे। अब मेन देखिए हम लोग का मोटो क्या था, मेन था कि जैसे 25 पेज का हो जाता है होमवर्क, उसको रिवीजन कैसे करें रात में, वीडियो देख के जो था रिवीजन एकदम डबल स्पीड करके हम खुद अपना बोला हुआ खुद देखते हैं, विश्वास नहीं करिएगा। उससे क्या होता है कि एकदम लोड हो जाता है माइंड में, एक बार सोने से पहले एक बार देख लेते हैं, ठीक है? हाँ जी निखिल जी, देखते रहिएगा, होमवर्क जाता है PDF वाला, उस पर देख के उसके बाद इसको याद कर लीजिए एकदम, ठीक है? बाकी तो पढ़ा हुआ ही है सबका। आगे देखिए, सती प्रताप प्रतिबंध जो था लॉर्ड विलियम, तू एक दिन ने किया कल आई कोई सब्सक्राइब देखना सब जो था देख लीजिएगा जी। अब बाकी कोई एथी नहीं है, मन है तो देखिए नहीं उतना। चलिए जी, 2 महीना में सब हो ही जाएगा क्लियर, टेंशन क्या लिया, ये सब बोलने का चीज़ है, सब जानता है। स्पीड जो देखता है ना उसको सब मालूम है कि कितना दिन में कैसे क्लियर हो जाएगा। अच्छा नयका सब नहीं समझ रहा है, देखो तो सब दोनों नए हैं जी। ये जो था लाइब्रेरी से खोज के आए थे ना, बुक बोले 2 एकदम रखना जरूरी है, बाकी बुक नहीं भी रखोगे PDF से पढ़ लो कोई दिक्कत नहीं। 2 बुक पे जो है ना एकदम कमान हो जाएगा 2 महीना के अंदर, ठीक है? 2 महीना में खुद जो था तो कहोगे नहीं अपना जूनियर को हम पढ़ा लेंगे, ठीक है? चलिए आइए, चलो कोई बात नहीं। आप देखो सती प्रताप प्रतिबंध जो था कौन लगाया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इस भी एकदम इंपॉर्टेंट है इसका, कब 1829, कब जी 1829। दास प्रथा का एलन ब्रो लगाया था, कब लगाया था 1843 में, कब लगाया था 1843 में, एकदम ऐसे घेर दीजिए उसको, कब लगाया था 1843। सब एक्स्ट्रा फैक्ट बाद में आगे देखो। दास प्रथा पर जो था प्रतिबंध कौन लगाया था 1843 में, कौन लगाया था एलन ब्रो, कौन लगाया था एलन ब्रो। ये सब एक ऐसा चीज है ना कि डायरेक्ट याद रखना, यहाँ ज्यादा फैक्ट फूट जोड़ेगा मेन चीज गायब हो जाएगा और क्या होगा एक्स्ट्रा चीज जोड़ने में, ठीक है? इसलिए डायरेक्ट ये सब याद रखना, सातों का 7 को देवे क्या 7 याद कर लेते हैं हम लोग। फिर से शिशु प्रतिबंध कौन लगाया था, बिलेजली। शिशु प्रतिबंध बिलेजली, शिशु प्रतिबंध बिलेजली, शिशु प्रतिबंध बिलेजली, शिशु प्रतिबंध बिलेजली, प्रतिबंध विलेन बेटी, सती प्रथा प्रतिबंध विलेन बेटी, सती प्रथा विलेन बेटी। दास प्रथा कब लगाया था 1843, कब लगाया था 1843, कब किया था 1843, कब हुआ था ये 1843, कब हुआ था 1843, कब हुआ था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो था लॉर्ड कैनिंग ने 1856 एज ऑफ कंसेंट एक्ट, एज ऑफ कंसेंट एक्ट कौन किया था, लैंडडाउन, कौन किया था लैंडडाउन, कौन थे गवर्नर लैंडडाउन। एज ऑफ जो था कंसेंट एक्ट कौन किया था लैंडडाउन, 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 कौन किया था लैंसडाउन, कौन किया था लैंसडाउन, कौन किया था लैंसडाउन, कौन किया था लैंसडाउन। एज ऑफ कंस्टेंट एक्ट कौन किया था लैंसडाउन, कौन किया था लैंसडाउन, कौन किया था लैंसडाउन, कौन किया था लैंसडाउन। कब किए थे 1891, कब किए थे 1891, कब किए थे 1891। एज ऑफ जो था कंस्टेंट एक्ट कौन किया था लैंसडाउन, कौन किए थे, कौन किए थे, कब किए थे 1891, कब किए थे 1891। इसमें क्या था प्रोसेस देखिए, इसमें क्या था एक्स्ट्रा विषय। तो लड़की के लिए जो था विवाह की आयु 12 वर्ष निर्धारित कर दिया गया था। देखिए कितना हो गया था 12 वर्ष किया गया था। पूछेगा कि एज ऑफ जो था कंस्टेंट एक्ट में क्या था, तो लड़की के लिए विवाह की आयु कितना कर दिया गया था 12 वर्ष। उस समय गवर्नर कौन थे लैंसडाउन। ये कब का हो रहा है 1891, ये कब का कहानी है 1891, कब का है 1891, ये कब का है 1891, कब का है 1891, कब का है 1891। अब देखिए शारदा एक जो इंपोर्टेंट है क्या इरविन के समय में कब आता 1930, शारदा एक 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 1930,
कौन थे उसमें? इरविन। कौन थे? इरविन। इसमें क्या हुआ था कि विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़का के लिए 18 वर्ष। कौन किए थे? इरविन। कौन किए थे? इरविन। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता कि सरदार किसका था? विवाह के लिए था, मतलब वो तो किस लिए था? विवाह के लिए था। सरदा एक सीमित किया गया था, लड़की का 14, लड़का का 18। लड़की का 14, लड़का का 18। कौन किए थे? कौन किए थे? कौन किए थे? कौन किए थे? आप देख लीजिए 60 नंबर भी चैप्टर नंबर देख लीजिए। कल क्या पीछे वाला वंश भी याद करेंगे हम लोग, और क्या वर्ल्ड ज्योग्राफी में, वर्ल्ड हिस्ट्री में घुस जाएंगे हम लोग। कहाँ घुस जाएंगे? वर्ल्ड हिस्ट्री में। यहाँ जी फ्रेजी आंदोलन, फ्रेजी आंदोलन, फ्रेजी आंदोलन, फ्रेजी आंदोलन। पहले ईस्वी, उसके बाद जो था स्थान, उसके बाद संस्थापक। पहले ईस्वी देखिए, फ्रेजी आंदोलन, फ्रेजी आंदोलन। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत ना? ये पूछ रहे थे कि उम्र कितना है, तो 18 है कैसे? हाँ, अभी जो था 18 21 है, पर इसको बढ़ा दिया गया फिर। हाँ, फिर रद्द हो गया। 18 21 तो ही है, बीच में फिर अति किया गया था। देखिएगा अपडेटेड नहीं है वहाँ का। अच्छा चलो ठीक है, अभी कितना है? 18 और 21। यहाँ जो हम लोग पढ़ रहे थे इरविन मलाई कितना किया था? 14 18। कितना किया था? 14 18। कितना किया था? 14 18। अब आज ये क्या फ्रेजी आंदोलन कब हुआ था? 18 19। फ्रेजी आंदोलन, फ्रेजी आंदोलन। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन और संगठन के बारे में। चैप्टर था 60, पेज नंबर था 67, वही पेज चल रहा है। अब हम लोग जो था क्या कर रहे हैं? फ्रेजी आंदोलन 1819, फ्रेजी आंदोलन 1819, फ्रेजी आंदोलन 1819। ठीक है, तायूनी आंदोलन 1840, तायूनी आंदोलन 1840, तायूनी आंदोलन 1840, तायूनी आंदोलन, तायूनी आंदोलन, तायूनी आंदोलन, तायूनी आंदोलन। दारुल जोता उलूम, दारुल उलूम, दारुल उलूम, दारुल उलूम, दारुल उलूम, दारुल उलूम। अलीगढ़ आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन 1875, अलीगढ़ 1875, अलीगढ़ आंदोलन 1875, अलीगढ़ 1875, अलीगढ़ आंदोलन 1875, अलीगढ़ आंदोलन। इसको जितना बोलिएगा हिस्ट्री है उतना याद होगा। ये सब जो था डेट बात देगा, याद करने पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। अलीगढ़ आंदोलन 1875, अलीगढ़ आंदोलन 1875, अलीगढ़ 1875, अलीगढ़ आंदोलन, अलीगढ़, अलीगढ़ आंदोलन 1875, अलीगढ़ आंदोलन, अहमदी आंदोलन 1889 90, आंदोलन अहमदी आंदोलन 89 90, अहमदी आंदोलन 89 90, अहमदी आंदोलन 89 90, अहमदी आंदोलन 1889 90। फिर से अहमदी आंदोलन बोलेगा तो 1889 90, अहमदी आंदोलन बोलेगा तो 1889 90, अहमदी आंदोलन बोलेगा 1889 90, अहमदी आंदोलन बोलेगा 1889 90। ठीक है, उसके बाद नवातल जो था उलेरा बोलेगा तो, नवातल उलेरा बोलेगा तो 94 95। फिर से एक बार फिर से देख लेना है। क्या देखना हम लोग? कि स्थान देखना है कि फ्रेजी आंदोलन कहाँ था जी? फरीदपुर बंगाल, फरीदपुर बंगाल, फरीदपुर बंगाल। यहाँ से एक और निकल गया कि फरीदपुर है का बंगाल में। जैसे हम लोग पढ़े थे फैजाबाद, पढ़े थे ना, फैजपुर, फैजपुर था, फैजपुर था। वो कहाँ किया था? फैजपुर महाराज। ठीक है, अब फरीदाबाद यूपी, फरीदाबाद बोलेगा तो चूड़ी के लिए जो है यूपी। अब वो क्या था? फैजपुर, जो पहला गांव में हुआ था। कब हुआ था? 1937 में। कौन किया था? नेहरू। कौन किए थे? नेहरू। तो वैसे देखिए फरीदपुर बोलेगा क्या? बंगाल, फरीदपुर बोलेगा तो बंगाल। यहाँ क्या हुआ था? फ्रेजी आंदोलन। क्या हुआ था यहाँ? फ्रेजी आंदोलन। किससे रिलेटेड था? देखिए संस्थापक कौन था? हाजिस जोता रहीतुल्लाह। कौन था? हाजिस जोता कौन था जी? हाजिस रीतुल्लाह, हाजिस रीतुल्लाह और दाऊमिया। उसको कर देते, आगे देखना स्थान देखिए। यहाँ फरीदपुर बोलेगा तो बंगाल, फरीदपुर बोलेगा तो बंगाल। और तायूनी आंदोलन बोलेगा तो ढाका, तायूनी बोलेगा तो ढाका, तायूनी बोलेगा तो ढाका, तायूनी बोलेगा तो। हम लोग पहले क्या देखे? बस देखिए, अब क्या देख रहे हैं? स्थान देख रहे हैं। तो तायूनी बोलेगा तो ढाका, तायूनी बोलेगा तो ढाका, तायूनी बोलेगा तो ढाका। दारुल उलूम बोलेगा तो देवबंद जो होता है सहारनपुर, देवबंद सहारनपुर है क्या? यूपी। कहाँ? यूपी। देवबंद सहारनपुर यूपी, देवबंद सहारनपुर यूपी। ये डायरेक्टो दे देता, नहीं दे सब जो था क्या हुआ था, खाली यो दे देता कि देवबंद जो है कहाँ? यूपी में। कहाँ? यूपी में। देवबंद सहारनपुर है कहाँ? यूपी में। देवबंद सहारनपुर यूपी में। क्या हुआ था? दारुल जो था उलूम हुआ था। क्या हुआ था? दारुल उलूम। कब हुआ था? 1867। कब हुआ था? अलीगढ़ आंदोलन, अलीगढ़, अलीगढ़ आंदोलन, अलीगढ़। ये भी कहाँ? यूपी। अब देखना क्या? अहमदी आंदोलन कहाँ हुआ था? फरीदकोट। कहाँ हुआ था? फरीदकोट, कदियान के मरजा में। किससे हुआ था? कदियान के मरजा में। अब देखियो क्या? नौताल जो था उदौला कहाँ हुआ था? लखनऊ में। नौताल वाला कहाँ हुआ था? लखनऊ में। नौताल वाला कहाँ हुआ था? वो जो था संस्थापक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, एक दो को देख लेते हैं। किसके बारे में? अलीगढ़ वाला का। कौन किया था? सर सैयद अहमद खान। कौन किए थे? सर सैयद अहमद खान। कौन किए थे? सर सैयद। कौन किए थे? सर सैयद। कौन किए थे? इसका देख लेना, अहमदी आंदोलन का। कौन किए थे? गुलाम अहमद। कौन किए थे? गुलाम अहमद। कौन किए थे? गुलाम
गुलाम अहमद। कौन किए थे? गुलाम अहमद। कौन किए थे? कौन किए थे? कौन किए थे? निकाला कुंदन थे बायोलॉजी, वो खींच देते हैं। बायोलॉजी जो था 2 चैप्टर हो गया था ना जी हम लोग का। तीसरा जैव विकास। पेज नंबर 308 पेज नंबर निकालना है। 308 के इसमें बायोलॉजी आ जाएगा। तीसरा चैप्टर क्या हो जाएगा जी? जैव विकास। तीसरा चैप्टर क्या हो जाएगा? जैव विकास। तीसरा चैप्टर जैव विकास। ठीक है, देखिए प्रारंभिक जो था निम्न कोटि के जीवों के जो था क्रमिक पड़ेगा कुंदन काल क्या तू जैव विभाग क्लियर कर देता, उसके बाद जो था हम खींच देते हैं उसको विविध को। अरे सब ठीक है, यही रोज रहते हैं। तीसरा नंबर है जैव विकास। प्रारंभिक निम्न कोटि के जीवों से क्रमिक परिवर्तनों द्वारा अधिकाधिक जीवों की उत्पत्ति को जैव विकास कहा जाता है। जीव जंतुओं की रचना जो है कार्यिकी एवं रासायनिक भ्रूणीय विकास वितरण आदि से विशेष क्रम में आपसी संबंध के आधार पर सिद्ध किया गया है और जैव विकास हुआ है। इसको बोलेगा कौन कौन वैज्ञानिक थे, तो ये मेन है कि जैव विकास में कौन कौन थे, तो लैमार्क थे, डार्विन थे, वेलेस थे और डी ब्रिज थे। कौन थे? कौन कौन? लैमार्क, डार्विन, वेलेस, डी ब्रिज। किससे संबंधित है? इनका जैव विकास से। जैव विकास से आदि ने जैव विकास के संबंध में अपनी अपनी परिकल्पनाओं को सिद्ध करने के लिए इन्हीं संबंधों को दर्शाने वाले निम्नलिखित प्रमाण प्रस्तुत किए थे। कौन कौन वैज्ञानिक थे? फिर से देख ले तो डायरेक्टे देता है कि इनका संबंध किससे है, तो जैव विकास से। कौन कौन? लैमार्क, डार्विन, वेलेस और डी ब्रिज का संबंध किससे है? जैव विकास से। क्या किए थे? अपना अपना परिकल्पना इसमें दिए थे, अपना अपना सुझाव जो है इसमें दिए थे। क्या क्या दिए थे? तो पहला बोले थे कि वर्गीकरण से प्रमाण, दूसरा था तुलनात्मक शरीर से रचना से प्रमाण, तीसरा है अवशोषी अंगों से प्रमाण और चौथा दिए थे संयोजकता जंतुओं से प्रमाण ना। अब पांचवा था पूर्वजों से प्रमाण, तुलनात्मक भ्रौणिकी से प्रमाण, सातवां था भौगोलिक वितरण से और तुलनात्मक कार्यकी एवं जीव रासायनिक अनुवांशिक से प्रमाण, पशुपालन से, रचनात्मक समरूपता जो भी दिए हैं नीचे सब दिया गया, बारी बारी से पढ़ते हैं। पहला अंग है समजात अंग। कौन अंग है? समजात अंग। होमोलोग्स ऑर्गन, ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों के लिए उपयोजित हो जाने के कारण काफ़ी असमान दिखाई देते हैं परंतु रचना एवं भ्रूणीय परिवर्धन से समान होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। कहने का मतलब हुआ कि कार्यों के लिए क्या होते हैं, मतलब कि कार्यों के लिए उपयोजित होने के लिए काफ़ी असमान, कार्य अलग अलग है लेकिन उन लोग का रचना बोलेगा तो क्या है? समान है। रचना क्या है? समान है। जैसे में हम लोग देखेंगे उदाहरण, सीलों के फ्लिपर, चमगादड़ के पंख, घोड़े की अगली टांग, सब का क्या है? रचना समान है लेकिन क्या है? चमगादड़ के पंख जो है उड़ने के काम में आएगा, घोड़े के टांग जो है वो अगला से चलता है ना। और क्या है? बिल्ली का पंजा भी मनुष्य के हाथ से क्या करते हैं हम लोग? हाथ से काम लेते हैं। मतलब कि बोलेगा कि रचना जो है समान है लेकिन क्या है? कार्य जो है अलग अलग है। उसको क्या बोलेंगे? समजात। ही तो समझना है इसमें। समजात क्या है? रचना बोलेगा तो समान लेकिन कार्य क्या है? अलग अलग। जैसे क्या है? घोड़े का अगली टांग से क्या है? वो चलने का काम आता है। मनुष्य का हाथ से क्या है? मतलब कि पकड़ने का, लेकिन बोलेगा कि रचना क्या है? तो समान लेकिन कार्य क्या है? अलग अलग। बिल्ली का पंजा हो गया, मनुष्य के हाथ हो गया, मौलिक रचना एक जैसी है। रचना कैसी है? एक जैसी, लेकिन कार्य बोलेगा तो अलग अलग। उसको क्या बोलेंगे? समजात। क्या बोलेंगे? समजात। डायरेक्टे दे देता है कि बिल्ली का पंजा मनुष्य के हाथ जो है क्या है? समजात अंग है या समरूप अंग है, तो क्या मानेंगे? समजात अंग है। क्या मानेंगे? समरूप बोलेंगे। कहे कि इसका जो है रचना जो है क्या है? समान है लेकिन कार्य बोलेगा तो अलग अलग। यही इसमें याद रखना है कि रचना बोलेगा तो समान लेकिन कार्य सबका अलग अलग। हम लोग का हाथ से अलग काम है, घोड़े का अगला जो पैर होगा उससे चलने का काम है लेकिन उसका कार्य क्या है? अलग अलग है लेकिन रचना क्या है? समान है। आगे आ जाइए। इन सभी में ह्यूमरस, रेडियोअल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स आदि अस्थियां होती है। जो भी मतलब पैर जो हो गया, हाथ हो गया, क्या होता है? अल्ना हो गया, मेटाकार्पल्स, ये सब क्या है? पैर का हड्डी, ये सब जो भी है। इन्हें भ्रूणिकी विकास का एक सा ही होता है परंतु इन सभी का कार्य अलग अलग होता है। विकास बोलेगा तो सबका एक साथ लेकिन कार्य बोलेगा तो अलग अलग। वही तो समजात अंग है। मतलब कि बिल्ली का जो टांग बोलेगा, घोड़ा का टांग बोलेगा, आदमी का जो हाथ है, इसका क्या है? रचना बोलेगा तो समान है लेकिन घोड़ा का टांग से क्या करता है? वो अगला चलने का काम करता है। हम लोग अपने हाथ से क्या करते हैं? किसी को पकड़ने धरने जो भी काम है करते हैं। तो मतलब कि उसका एक चीज़ हम लोग को समझ लेना है कि कार्य जो है उसका क्या है? अलग अलग, लेकिन रचना बोलेगा तो ये समान। उसी को
हाँ रचना एक है, उसी को क्या बोलेंगे? समजात। क्या बोलेंगे? समजात। यही इसमें ध्यान देना है। बोलेगा सील का फ्लीपर तैरने के लिए, चमगादड़ के पैर को माने पंख को उड़ने के लिए काम है, घोड़े की टांग बोलेगा तो दौड़ने के लिए काम में आता है ना, मनुष्य के हाथ क्या करता है? पकड़ने के लिए। लेकिन इसका रचना बोलेगा तो क्या है? समान है, लेकिन कार्य बोलेगा तो अलग अलग। इसको क्या बोलेंगे? समजात। समजात। अब आ जाइए समरूप। ऐसे अंग जो समान कार्य के लिए उपयोजित हो जाने के कारण समान दिखाई देते हैं, परंतु मूल रचना एवं भ्रूणीय परिवर्धन से क्या है? भिन्न है। उसमें हम लोग पढ़े समजात में क्या पढ़े? रचना समान लेकिन कार्य अलग अलग। रचना उसमें क्या था? समान था लेकिन कार्य अलग अलग। लेकिन समरूप में क्या है कि इसमें कार्य है समान, क्या है? कार्य है समान लेकिन रचना क्या है? अलग अलग। इसमें उल्टा, कार्य हो जाएगा समान लेकिन रचना हो जाएगा अलग अलग। भ्रूणीय परिवर्धन से भिन्न है। समरूप अंग कहलाते हैं, जैसे उदाहरण में तितली ना, पक्षियों का चमगादड़ है, पंख के उड़ने का कार्य करता है, देखने में समान लगते हैं। मतलब कि तितली का भी बोलेगा कि पंख है, पक्षियों का चमगादड़, ये सब के क्या है? पंखे है, देखने में लगेगा समान लेकिन क्या है? मतलब कि कार्य जो है अलग अलग। समान कार्य है लेकिन माने संरचना अलग अलग है। मतलब कि पतली का जो कहने का मतलब तितली का जो पंख होगा उसका अलग संरचना है, पंछी का जो है अलग संरचना है, लेकिन कार्य क्या है? सबका अलग अलग है। माने समान है, कार्य है समान, सब उड़ने ही में काम आता है, लेकिन उसका रचना बोलेगा तो क्या है? अलग अलग है। इसको क्या बोलेंगे? समरूप। इसको क्या बोलेंगे? समरूप। लेकिन समजात में हम लोग क्या पढ़े? रचना समान लेकिन कार्य अलग अलग। जैसे घोड़ा का अगला टांग का क्या कार्य था? दौड़ने के काम में। हम लोग का हाथ में क्या काम है? किसी चीज को पकड़ने उकड़ने में काम आता है, लेकिन उसमें रचना समान और काम अलग अलग। और इसमें क्या है? कार्य समान लेकिन रचना अलग अलग। मतलब कि तितली, हाँ समरूप। तितली का भी बोलेगा पंख का क्या है? उड़ने ही के कार्य में है। पक्षियों का भी बोलेगा कि पंख का क्या काम है? उड़ने ही के, लेकिन उसका रचना क्या है? अलग अलग है। पक्षी का पैर होता है चार गो। दो उड़ने का काम, उदाहरण में 4 पैर होता है। 4 पैर ना, एनसीईआरटी का सवाल है। पक्षी का 4 गो होता है, दिखेगा देखो 2 गो। 2 कब करता है? उड़ने के बाद पैर का काम करता है। जैसे उदाहरण में आ जाते हैं, तितली है, पक्षियों तथा चमगादड़ के पंख उड़ने का कार्य करते हैं, देखने में क्या लगता है? समान लगते हैं ना, परंतु इन सभी की उत्पत्ति जो है अलग अलग ढंग से होती है। तितलियों की पंख की रचना शरीर भित्ति के भंज द्वारा, पक्षियों की पंख की रचना इनकी अग्रपादों के पैर द्वारा, अब चमगादड़ों के पंख की रचना क्या है? हाथ और 4 अंगुलियों तथा धड़ के बीच फैली त्वचा से हुई है। मतलब कि समजात और समरूप में कोई अति अंतर ना है, डायरेक्ट देख लेना है। क्या देख लेना है? उसका रचना समान, कार्य अलग अलग। इसका क्या है? कार्य समान, रचना अलग अलग। किसका? समरूप का। और उसका बोलेंगे तो इसका कार्य समान प्राप्ति अलग अलग। हाँ बस। और इसका बोलेगा तो कार्य, मतलब कि रचना अलग अलग लेकिन कार्य समान। सब उड़ी के काम में आएगा लेकिन क्या है? रचना अलग अलग है। मतलब तितली का पंख का अलग है, पक्षी का पंख जो है अलग संरचना है, तो क्या है? कार्य जो है इसमें समान है। अगला है अवशोषी अंग। ऐसे अंग जो जीवों के पूर्वजों से पूर्ण विकसित होते हैं, जीवों के पूर्वजों से पूर्ण विकसित होते हैं, परंतु वातावरणीय परिस्थिति में बदलाव से इनका महत्व समाप्त हो जाने के कारण विकास क्रम में इनका जो है क्रमिक लोप होने लगता है। अवशोषी अंग कहलाते हैं। उदाहरण जैसे कनोपिला, त्वचा की बल में। कहने का मतलब हो गया कि वैसा अंग जिसको हम लोग मतलब कि न भी रहे तो हमारा काम चलेगा। जैसे कान वाला जो है, जो बाहरी और न भी रहे तो क्या है? काम चलेगा। अवशोषी अंग है। ये बाल कह रहा है कि भी न रहे तो क्या होगा? मतलब ये जो बाल है न भी रहे तो मतलब कि टकला भी हम रहेंगे तो काम चल जाएगा। ये सब क्या है? अवशोषी अंग है। तो कहने का मतलब कि ये सब बिना काम चलेगा ना। मनुष्य चलिए दिखावा के लिए है ये सब। चलिए मनुष्य में लगभग जो है 100 अवशोषी अंग है। बोलेगा कि मनुष्य में कितना अवशोषी अंग पाए जाते हैं? तो 100 अवशोषी अंग लगभग पाए जाते हैं। सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव जो है साइनोबैक्टीरिया थे। सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव कौन थे? साइनोबैक्टीरिया। पक्षियों का विकास सरीसृपों से होता है। पक्षियों का विकास सरीसृपों से होता है। वही सरीसृपों में कई गो चैम्बर हम लोग देखे थे, कितना होता है? 3 गो। वही पक्षियों में बोलेगा तो लेकिन स्तनधारी में 4, स्तनधारी में उभयचर में 3, उभयचर में 3। लेकिन एक गो के छोड़ के, किसको छोड़ के? मगरमच्छ। किसको छोड़ के? अपवाद में वही देता है। किसको छोड़ के? 4 गो। मगरमच्छ में 4 गो। लेकिन मछली में बोलेगा तो 2 गो। मछली में 2 गो। लेकिन हम लोग पढ़े कि मनुष्य में लगभग 100 अवशोषी अंग है। कितना अवशोषी अंग है? 100 अवशोषी अंग है। सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव साइनोबैक्टीरिया थे।
पक्षियों का विकास सरीसृपों से हुआ है। पक्षियों का विकास किससे हुआ है? सरीसृपों से हुआ है। जल स्तर जीवों का विकास भी मत्स्य वर्ग से हुआ है। जल स्तर जो जीव है उसका विकास बोलेगा तो किससे हुआ है? मत्स्य वर्ग से। स्थानीय वर्ग के जंतुओं का विकास भी सरीसृपों से हुआ। स्थानीय वर्ग का जो मतलब कि विकास हुआ है किससे हुआ था? सरीसृपों से। हाँ, अब आ जाएंगे हम लोग जीवाश्म। अब आ जाएंगे जीवाश्म। तो हम लोग पीछे देख लेते हैं कि मनुष्य में हम लोग पढ़े कितना अवशोषी अंग है? 100 गो। कितना अवशोषी अंग है? 100 गो। कितना अवशोषी अंग है? 100 गो। लेकिन वही बोलेगा कि घोड़े की टांग और पक्षी के पंख उड़ने वाले जो कौन अंग में आएगा? तो समजात अंग में। कौन अंग का उदाहरण है? समजात अंग का उदाहरण है। अब आ जाइए जीवाश्म। क्या पढ़ेंगे? जीवाश्म। अनेक ऐसे प्राचीन कालीन जीवों एवं पादपों का अवशेष जो हमारी पृथ्वी पर विद्यमान थे परंतु बाद में समाप्त अर्थात विलुप्त हो गए, भूपटल की चट्टानों में परिक्षेपित मिलते हैं, उन्हें जीवाश्म कहते हैं एवं उनके अध्ययन को क्या कहते हैं? जीवाश्म विज्ञान। कहने का मतलब कि उथल पुथल करने का मतलब भूकंप आया, जो भी है क्या हुआ? पलटा। अभी जैसे तुर्की में क्या हुआ? भूकंप आया तो क्या हो गया? बाद में जैसे लावा मतलब कि अंदर ताप से क्या किसका निर्माण होता है? जीवाश्म का। मतलब कि जो पृथ्वी के अंदर वायु से गड़ गए दब जाते हैं वो बाद में किसका निर्माण कर लेते हैं? जीवाश्म का निर्माण कर लेते हैं। उसी विज्ञान को हम लोग क्या बोलेंगे? जीवाश्म विज्ञान। जिसमें जीवाश्म का अध्ययन किया जाए उसको भी क्या बोलेंगे? जीवाश्म विज्ञान कहेंगे। अब आ जाइए, और इंग्लिश में बोलेगा तो पोलोनोलॉजी। पैलेंटोलॉजी उसी को बोलते हैं, पैलेंटोलॉजी जीवाश्म विज्ञान को। जैव विकास के सिद्धांत देखते हैं तो जैव विकास के संबंध में अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं जिसमें थे लैमार्क, डार्विनवाद, उत्परिवर्तनवाद प्रमुख है। जैव विकास के माने सिद्धांत में जो है 3 वैज्ञानिक कौन कौन? लैमार्क, डार्विनवाद, उत्परिवर्तनवाद। डायरेक्टर दे देगा कि लैमार्क, डार्विनवाद और उत्परिवर्तनवाद का किससे संबंधित है? तो जैव विकास से। जैव विकास से। लेकिन ऊपर हम लोग देखे थे डार्विन देखते थे, लैमार्क और वेलिस और डी ब्रिज का भी संबंध किससे था? जैव विकास से था। अब पढ़ेंगे लैमार्क के बारे में। तो लैमार्क का सिद्धांत जो है 1809 ईस्वी में उनकी पुस्तक फिलोसफिक जूलॉजी, क्या नाम है इनका? फिलोसफिक जूलॉजी किसका पुस्तक है? तो लैमार्क का। फिलोसफिक जूलॉजी किसका पुस्तक है? लैमार्क का। फिलोसफिक जूलॉजी किसका पुस्तक है? लैमार्क। इस सिद्धांत के अनुसार जीवों एवं अनेक अंगों में सतत बड़े होते रहने की प्रवृत्ति होती है। इन जीवों पर वातावरणीय परिवर्तन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इसके कारण जीवों में विभिन्न अंगों का उपयोग घटता बढ़ता रहता है। अधिक उपयोग में आने वाले विकास अधिक एवं कम उपयोग में आने वाले विकास का कम होने लगता है। इसे अंग में कम या अधिक उपयोग सिद्धांत कहते हैं। मतलब कि जैसे कहने का मतलब कि जिसका हम लोग अधिक उपयोग करेंगे उसका अधिक विकास होगा। जैसे जिराफ जो है देखने में काम आता है तो उसका देखिए गर्दन पूरा ऊंचा होता है, क्या होता है? उसका ज़्यादा उपयोग करता है ना, तो क्या होता है? गर्दन उसका लंबा है। मतलब कि जिसका हम लोग ज़्यादा उपयोग करेंगे उसका विकास ज़्यादा होगा। हम लोग पढ़ रहे हैं तो ज्ञान बढ़ेगा। ज्ञान बढ़ेगा। पढ़ रहे हैं तो ज्ञान बढ़ेगा। तो कहने का मतलब कि ये सब कौन दिए थे? लैमार्क। लैमार्क क्या बोले थे एक लाइन में कि जिस अंग का हम लोग ज़्यादा उपयोग करेंगे, जिस चीज़ का हम लोग ज़्यादा उपयोग करेंगे उसका विकास क्या होगा? ज़्यादा होगा। उसका विकास क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब आ जाइए हाँ, दायां हाथ और बाएं हाथ में लगता है कि दायां हाथ से अगर हम लोग हैं तो दायां हाथ में लगता है कि ज़्यादा ताकत है बायां हाथ के कंपेयर टू ना, इससे उतना ना उठेगा, इससे ज़्यादा उठ जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे ज़्यादा हम लोग यही है लैमार्क का। उपवर्जित लक्षणों का अध्ययन जो है टोंटोलॉजी कहलाता है। बोलेगा उपवर्जित लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता है? टोंटोलॉजी। उपवर्जित लक्षणों का अध्ययन। लेकिन फिलोसफिक जूलॉजी किसका बुक था? लैमार्क का। फिलोसफिक जूलॉजी किसका बुक था? लैमार्क का। लेकिन बोलेगा कि मनुष्य में कितना अवशोषी अंग था? तो 100 गो। कितना अवशोषी अंग था? 100 गो। मनुष्य में कितना अवशोषी अंग था? 100 गो। लेकिन उपवर्जित लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता है? टोंटोलॉजी। क्या कहलाता है? टोंटोलॉजी कहलाता है। अब पढ़ेंगे डार्विनवाद। ये क्या बोले? जैव विकास के संबंध में डार्विनवाद सर्वाधिक प्रसिद्ध है। डार्विन ने पूरा अवशेष का महानतम अन्वेषक कहा है। चार्ल्स डार्विन 1809 से 1882 ईस्वी में 1831 ईस्वी में बीगल नामक विश्व सर्वेक्षण जहाज पर पूरे विश्व को भ्रमण किया था ना। पूरे विश्व को क्या किए? भ्रमण किए बीगल नामक जहाज पे। और डार्विनवाद के अनुसार सभी जीवों में प्रचुर स्थानोत्पत्ति की क्षमता होती है, अतः अधिक आबादी के कारण प्रत्येक जीव को अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने हेतु दूसरे जीव पर जीवन पर्यंत संघर्ष करना पड़ता है। कहने डार्विनवाद बोले कि जो है सभी जीवों में संतानोत्पत्ति की क्षमता होती है। मतलब कि हर जीव जो है अपना जो है अपने जैसा संतान को जन्म दे सकता है, लेकिन और उसको पूर्ति करने के लिए जो है आवश्यकता को पूर्ति करने के दूसरे जीव पर जीवनोपरंत है। कहने का मतलब कि दूसरे जीव पर क्या है? संघर्ष करता है खाने पीने के लिए। तो
हर एक जीव जो है अपने जैसा संतानोत्पत्ति करता है और दूसरे जीव पर क्या है, जीवन पर्यंत संघर्ष करता है। ये कौन बोले थे, डार्विनवाद। लेकिन वो कौन बोले थे, लैमार्क क्या बोले थे कि जिस अंग का उपयोग ज़्यादा करेंगे उसका विकास ज़्यादा होगा। कौन बोले थे, डार्विनवाद, लैमार्क। इनको पुस्तक का नाम क्या था, फिलोसफिक जूलॉजिक। फिलोसफिक जूलॉजिक बोलेगा कि किनका पुस्तक का नाम था, लैमार्क। किनका था, लेकिन बोलेगा कि मनुष्य में कितना अवशोषी अंग है, तो 100 गो। कितना अवशोषी अंग है, 100 गो अवशोषी अंग है। डार्विनवाद का हम लोग देखिए लिए, मतलब कि जीवन पर्यंत संघर्ष करता है। यह संघर्ष सजातीय, अंतरजातीय, पर्यावरणीय होते हैं। दो सजातीय जनकों में वंशानुक्रम से मिलते हैं। कुछ विभिन्न जीवन संघर्ष के लिए लाभदायक होती है, जबकि कुछ अन्य क्या होता है, हानिकारक होता है। जीवों में विभिन्नताएं वातावरणीय दशाओं के अनुकूल होने पर ये बहुमुखी जीवन संघर्ष में सफल होते हैं। उपयोगी भिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी इकट्ठी होती रहती है। काफ़ी समय बाद उत्पन्न जीवधारुओं के लक्षण मूल जीवधारियों से इतने भिन्न होते हैं कि एक नई जाति भी बन जाती है, मतलब कि मनुष्य। हाँ, अब पढ़ेंगे हम लोग नौ डार्विनवाद। क्या पढ़ेंगे, नौ डार्विनवाद। मतलब बोलेगा डायरेक्ट है कि डार्विनवाद जो है किस, मतलब कि जहाज पर ना विश्व का भ्रमण किए थे, तो बीगल, किससे किए थे, बीगल नामक जहाज पे किए थे। लेकिन उपार्जित लक्षणों का अध्ययन हम लोग क्या बोलते हैं, टोंटोलॉजी। क्या बोलते हैं, टोंटोलॉजी। अब है नौ डार्विनवाद। डार्विन के पश्चात इनके समर्थकों द्वारा डार्विनवाद का जीवनवाद के ढांचे में ढाला गया, जिसे नौ डार्विनवाद कहते हैं। बोलेगा डार्विनवाद के पश्चात जो है समर्थकों द्वारा ना डार्विनवाद के जीनवाद के ढांचे में ढाला गया, उसी को क्या बोलते हैं, नौ डार्विनवाद कहते हैं। इसके अनुसार किसी जाति पर कई कारकों का एक साथ प्रभाव पड़ता है, जिससे इस जाति से नई जाति बन जाती है। एक कारक है विविधता, उत्परिवर्तन, प्रकृति वरण, जनन ना। बोलेगा कि इसके अनुसार किसी जाति पर कई कारकों का एक साथ प्रभाव पड़ता है, जिससे माने नई जाति बन जाती है। कौन बोला था, नौ डार्विन। नौ से याद रखे, नौ माने नया। क्या बोलेगा, नौ माने नया। नौ डार्विनवाद बोलेगा कि किसी जाति पर अगर प्रभाव पड़ेगा तो नया जाति का क्या हो गया, निर्माण हो गया। कौन बोले थे, नौ डार्विनवाद। नौ माने नया जाति का हो जाता है। इसमें कौन कौन था, विविधता था, उत्परिवर्तन, प्रकृति वरण, जनन। इस प्रकार नौ डार्विनवाद के अनुसार जीन में साधारण परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप जीवों की नई जातियां बनती है, जिन्हें जीन परिवर्तन के कारण विभिन्नता बढ़ जाती है। मैंने नौ डार्विनवाद में क्या देखे, तो नए जीव को नए जाति क्या होता है, बन जाता है। इसमें नौ डार्विनवाद में क्या होता है, नई जाति बन जाता है। किसके अनुसार, किसी जाति पर कारकों के प्रभाव से नए जाति बन जाता है। किसमें, नौ डार्विनवाद में। लेकिन लैमार्क क्या बोले, जिसका अधिक उपयोग करेंगे वो ज़्यादा विकास होगा। डार्विनवाद क्या बोले, जीवन पर्यंत जो है अपने जैसा संतान को जन्म देता है और जीवन पर्यंत संघर्ष करता है ना। फिर नौ डार्विनवाद क्या बोले, तो नया जाति माने जिससे इस जाति के नई जाति बन जाती। मैंने बोलेगा किसी जाति पर कई कारकों का प्रभाव पड़ता है और नया जाति क्या होता है, बन जाता है। तो नौ डार्विनवाद बोले। हाँ, ये 4 गो दिए थे नौ डार्विनवाद। क्या देते, विविधता, उत्परिवर्तन, प्रकृति वरण और जनन। कौन दिए थे, नौ डार्विनवाद। इस प्रकार नौ डार्विनवाद के अनुसार जीन में साधारण परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप जीवों की नई जातियां बनती है, जिससे जीन परिवर्तन के कारण विभिन्नता बढ़ जाती है। अगला है उत्परिवर्तनवाद। यह सिद्धांत वस्तुतः हुगो डी ब्रिज द्वारा प्रतिपादित किया गया। ये डायरेक्ट पूछता है कि हुगो डी ब्रिज जो है कौन प्रतिपादित किया था उत्परिवर्तनवाद कौन किए थे, कौन वैज्ञानिक, हुगो डी ब्रिज। उत्परिवर्तन का सिद्धांत कौन दिए थे, हुगो डी ब्रिज। उत्परिवर्तन का सिद्धांत कौन दिए थे, हुगो डी ब्रिज। उत्परिवर्तन का सिद्धांत हुगो डी ब्रिज। वही बोलेगा कि इस समूह में 5 प्रमुख तथा तथ्य निम्नवत है। अब 5 तथ्य देख लेते हैं। पहला तथ्य है कि नई जीव जातियों की उत्पत्ति लक्षणों में छोटी छोटी एवं स्थिर विभिन्नताओं के प्राकृतिक चयन द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी संचय एवं क्रमिक विकास के फलस्वरूप नहीं होती, बल्कि यह उत्परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है। मतलब कि नया जाति के जो लक्षण होगा, छोटी छोटी स्थिर विभिन्नताओं प्रकृति में पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होगा, फलस्वरूप नहीं होगा ना, बल्कि यह उत्परिवर्तन के फलस्वरूप होगा। ये पहला बोले। दूसरा तक, इस प्रकार से उत्पन्न जाति का प्रथम सदस्य उत्परिवर्तक कहलाता है। यह उत्परिवर्तक लक्षण ना के लिए शुद्ध नस्ल का होता है। इसका मतलब कि सिद्धांत है केवल उत्परिवर्तन अनिश्चित होते हैं, यह किसी एक अंग विशेष अथवा अनेक अंगों के साथ उत्पन्न हो सकते हैं। चौथा था कि सभी जीव जातियों में उत्परिवर्तन की प्रवृत्ति होती है। पांचवा था कि जाति के विभिन्न सदस्यों में उत्परिवर्तन भिन्न भिन्न हो सकते हैं।
और छठा बोले थे कि उपयुक्त उत्परिवर्तनों के फलस्वरूप अचानक ऐसे जीवधारी उत्पन्न हो सकते हैं जो जनक से इतने भिन्न हैं कि उन्हें एक नई जाति मान ली जाती है। मतलब कि जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन को ही उत्परिवर्तन कहेंगे। तो फिर से देख लेते हैं समजातंग में क्या था। समजातंग में क्या था? स्ट्रक्चर समान, कार्य अलग अलग, स्ट्रक्चर समान, कार्य अलग अलग, स्ट्रक्चर समान। जैसे क्या था, मतलब कि बिल्ली का पंजा बोल देगा, घोड़ा का अगला टांग बोल देगा, क्या है स्ट्रक्चर समान लेकिन कार्य अलग अलग। मनुष्य का हाथ बोल देगा, हम लोग किसी चीज, ठीक है, वही बोलेगा समरूप। समरूप में क्या था? स्वरूप में कार्य समान और स्ट्रक्चर अलग अलग। क्या था? तितली का भी उड़ने ही का काम था, पक्षियों का भी उड़ने ही के काम था, लेकिन स्ट्रक्चर उसका क्या है? अलग अलग है। वही अवशोषी अंग बोलेगा तो अवशोषी अंग क्या बोलेगा? मतलब कि उसको न रहते हुए भी कोई दिक्कत न है। जैसे मनुष्य का जो है कान अवशोषी अंग है, बाल जो है, ये सब क्या है? अवशोषी अंग। बोलेगा कि कितना अवशोषी अंग है? मनुष्य में 100 है। कितना है अवशोषी अंग? और बोलेगा कि फिलोसफी और जूलॉजी कौन पुस्तक लिखा था? तो लैमा। क्या क्या बोले थे डायरेक्टर कि जिस चीज़ का हम अधिक उपयोग करेंगे वो ज़्यादा मजबूत ही उसे विकास होगा उसका। और डार्विनवाद क्या बोले कि मनुष्य अपने जैसे संतनोति उत्पन्न करता है, जीवन पर्यंत उसमें संघर्ष करता है। और नौ डार्विनवाद क्या कर दिए? नया बोल दिए। ये बोले कि डार्विन और जीनवाद के ढांचों में ढाल दिया जाता है और किसी जाति पर कई कारकों का एक साथ प्रभाव पड़ता है जिससे नई जाति बन जाती है। कौन बोले? नौ डार्विनवाद। और जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन को क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन। अब आगे आनुवंशिकता। और आज जो था पॉलिटिकल, इसको ख़त्म करके जो था लुसेंट वाला फिर चालू कर देते हैं शुरू से एकदम, उसमें चलेगा एकदम सिस्टम से। लास्ट है विविध है, ये लास्ट है इसका पॉलिटिकल साइंस लास्ट। बर्नवाल सर का कौन सीरीज था? ये 8वां सीरीज। क्या था? 8वां संस्करण नहीं, 8वां सीरीज निकला उनका। आगे देखना क्वेश्चन नंबर, देखो इनसे बोला था 2 मिनट रुकिएगा, इंतजार करना पड़ेगा, बेचारा आ जाता है 4 बजे, एकदम रुके हुए तोरे खाते हैं, ठीक ना। तो अगर आ गए टाइम पर, भरोसा लायक है लड़का, नहीं भरोसा किया जा सकता है, इसलिए रुके हुए हैं। चालू करें ना, ठीक है। सत्यम कहाँ गया? सत्यम रनिंग करने चल जाता है क्या? रनिंग बाद में जाना, टाइम तो रबे करता है 8 बजे, छोड़िए देते हैं। आगे देखो, नहीं बुक यहीं आती है ना, उसका बुक यहीं है। अच्छा चलो आजा, कोई बात नहीं। अब देखिए, निम्नलिखित में से किसमें किसी भी प्रकार के आरक्षण का, जिसके पास मोबाइल होगा उसका PDF देखिए आराम से। आज ये लास्ट हो रहा पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, 8वां सीरीज वाला। फिर जो था हम लोग क्या करेंगे, लुसेंट का जो था एक बार जो था पॉलिटिकल साइंस देख लेंगे, उसका कोई दिक्कत। जो हिस्ट्री चलिए रहा है, ज्योग्राफी चलिए रहा है, पॉलिटिकल को छोड़ना नहीं है, ठीक है। हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल और बढ़िया से पढ़ लिए, क्योंकि अभी तो जो था सब ग्रुप D और NTPC किया, तो साइंस बढ़िया है। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल को इधर जो था अच्छा कर लेना हम लोग को 15 दिन में, ठीक है। करंट तो चलते रहेगा जी, सुबह शाम दोनों टाइम। शाम में कौन सा करंट? SPD का, और सुबह में ड्यूटेरिया का। और क्या स्पेशल टॉपिक सब विविध सब एकदम, कोई दिक्कत। आगे बाकी PDF का सहारा लीजिए आप लोग। और किससे जुड़ जाना है? टेलीग्राम से। और क्या करना है जी? अच्छा यूट्यूब पे जाएंगे तब ना जो था टेलीग्राम जुटेंगे। हाँ सब कर लीजिएगा। आगे देखना, निम्नलिखित में से किसमें किसी भी प्रकार के आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं किया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट, राज्यसभा में, जम्मू कश्मीर विधानमंडल में, राज्य विधान परिषद में। विधान परिषद छोड़ नहीं रहा है, डेली आ रहा है। केगो राज्य में विधान परिषद बोले थे? 6 राज्य में। कहाँ ट्रिकवा याद है? TB जू का जे को काट देना है। बिहार में कितना? 75। कर्नाटक कितना? 75। 78 कहाँ? महाराष्ट्र। 78 महाराष्ट्र। यूपी 100, यूपी में 100, यूपी में। आंध्र प्रदेश 50, तेलंगाना 40। कोई दिक्कत? सब दिक्कत। हाँ अब आगे देखना है, सब दिक्कत आज क्लियर कर लेना हम लोग को इसके बारे में। अब दे रहा है, हाँ नीचे 2 जो होता है वक्त दिए गए हैं, जिनमें से जो होता है कथन मिलान करना, मतलब इसको मिलाना है, ये और दूसरे कथन के बीच के बारे में दिया। तो जो बोल रहा है कि अल्पसंख्यक शब्द की जो था भारत के संविधान में जो था क्या जी परिभाषा नहीं दी गई है। अल्पसंख्यक जो था भारत के संघ में दिया गया या नहीं दिया गया। फिर दूसरा बोल रहा है कि अल्पसंख्यक जो था आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है कि नहीं है। तो क्या होगा? एक आर दोनों सही होगा, और ये जो होता है क्या जी सही व्याख्या, आर सही व्याख्या नहीं है। कोई दिक्कत? ये सब क्वेश्चन नहीं पकड़ाएगा, सामने बुक रहेगा हार्ड कॉपी, तब पता चलेगा। अब ये क्वेश्चन पता चलेगा आप लोग को कि भारतीय संविधान का भाग जो होता है कौन सा? 16 किससे संबंधित है? भाग लोकसभा एवं राज्य की विधानसभा में अन्य भारतीय संविधाओं के लिए। अच्छा बोले थे कि लोकसभा में जो था क्या था? एंग्लो इंडियन।
क्या होता? दो गो। क्या होता? दो गो। अब विधानसभा में एगो, विधानसभा में एगो। कौन सा अधिनियम खत्म कर दिया गया? 104वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या कर दिया गया? एंग्लो इंडियन समाप्त, एंग्लो इंडियन समाप्त, एंग्लो इंडियन। हाँ अब आगे देखना, एंग्लो इंडियन उसको नहीं बोलते हैं, 12 को किया जाता है। आगे देखिए, अब राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। किसी जो था जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित कर दे हेतु सक्षम संवैधानिक पदाधिकारी कौन सा हो जाएगा? भारत का राष्ट्रपति। कौन सा होंगे? भारत का राष्ट्रपति। ठीक है। अच्छा, राष्ट्रपति को वाला ट्रिकवा याद है ना? टोटल राष्ट्रपति पकानी को का आर्टिकल नहीं, राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी के जेल में, तब रामाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणब की, और उसके बाद क्या? रामनाथ गोविंद मुर्मू, रामनाथ गोविंद मुर्मू। कोई दिक्कत? फिर से राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रामाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणब की। उसके बाद क्या बोले थे? कौन? गोविंद और मुर्मू। याद रहेगा? टोटल के गो? 15 को हो गए ना। अब फिर देखना अगला क्वेश्चन 4 नंबर होगा ना, ये हो गया 5वां। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? देखो विविध में पढ़ाए थे। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। कौन 51वां साइन किया था? पोलैंड। 51वां साइन किया था पोलैंड, 51वां साइन किया था पोलैंड। भारत शामिल हुआ था उसमें कब? 30 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। कितने एकड़ में फैला हुआ हूँ? 17 एकड़। कितना मंजिल? 39। कितना मंजिल? 39। कौन सा द्वीप पर है? मैनहट्टन द्वीप। कौन सा? मैनहट्टन। कौन सा नदी? डेन्यूब नदी। कौन सा नदी पर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? अभी वर्तमान में क्यों सदस्य देश है? 193। अभी वर्तमान में कितना उसमें? 193 कौन है? दक्षिण सूडान। 193 दक्षिण सूडान। उसका पढ़े थे क्या अंक है उसमें? 6 गो। क्या अंक है? 6 गो। भाषा उसमें क्या गो? 6 गो। सरकारी भाषा उसका क्या था? अंग्रेजी और फ्रेंच। ICO वाला का क्या सरकारी भाषा था? रूसी और चीनी। रूसी और चीनी जो सुबह क्वेश्चन आया था, उसका स्थापना कब बोले थे? 2001। हेडक्वार्टर कहाँ बोले थे? बीजिंग चीन। सदस्य देश हो गया 9। नमा कौन था? ईरान। नमा कौन था? ईरान। नमा कौन था? ईरान। उसका कार्यकारी भाषा था रूसी और चीनी। इसका कार्यकारी भाषा कौन है? अंग्रेजी और फ्रेंच। अंग्रेजी और फ्रेंच। अब आगे चलते हैं। अब देखना क्या कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य देखा गया ना, क्या गो? 5 गो। इसका भी क्या बोलते? ABC को फाड़ दो तो 5 जल्दी पूरा, ये 5 अस्थाई वाला एकदम फ्रांस हो गया, हाँ, अमेरिका, फ्रांस, चीन, रूस, ठीक है, ब्रिटेन। 5 को हो गया। और 10 को क्या था? अस्थाई। कितना वर्ष का? 2 बार। कितना वर्ष? 2 वर्ष। कोई दिक्कत? अब देखना भारत के बार शामिल हुआ था 8 बार। भारत 8 बार। अब देखिए आगे के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा जो था संयुक्त राष्ट्र संघ के जो था प्रथम अफ्रीकी महासचिव रहे थे? कौन रहे थे जी? बुतरस जो था, बुतरस घाली। कौन रहे थे? बुतरस घाली। देख रहे हो नाम ना? देख लो, एकदम विनोद वाला नाम है। अब देखना क्या, यूनिवर्सल जो था डिक्लेरेशन ऑफ जो था ह्यूमन राइट्स में जो था कुल कितने अनुच्छेद है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। यूनिवर्सल जो था डिक्लेरेशन ऑफ जो था ह्यूमन राइट में कुल कितने अनुच्छेद है? 30 गो है, ठीक है। कितना अनुच्छेद है इसमें? 30 गो। कब हुआ था इसका? 10 दिसंबर 1948 को अंगीकृत किया गया था, ठीक है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? द हेग, नीदरलैंड में। क्या बोले थे स्थापना? अप्रैल 1946 में। कितने न्यायाधीश होते हैं इसमें? 15 को। कितने न्यायाधीश? 15 को। कार्यकाल कितना होता है? 9 साल। कार्यकाल 9 साल। कहाँ इसका हेडक्वार्टर? द हेग, नीदरलैंड में। स्थापना जान गए? अप्रैल 1946। अप्रैल 1946। अप्रैल 1946। बहुत अच्छा। अब देखिए क्या, दलबीर भंडारी से जो था पूर्व अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, दलबीर जो था भंडारी से पूर्व जो था, चलो हो गया बाद में इससे। दलबीर भंडारी से पूर्व जो था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो था निर्वाचित अन्य भारतीय क्या जी? न्यायमूर्ति रहते हैं। क्या रहते हैं? न्यायमूर्ति। वो BN राव, वो नरेंद्र सिंह, और कौन थे जी? RN पाठक। कौन कौन थे? BN राव, नरेंद्र सिंह, RN पाठक। कोई दिक्कत? अब देखिए क्या, अंतर्राष्ट्रीय बोलेगा कि जो था अहिंसा दिवस कब मनाया जाए? 2 अक्टूबर को। कब मनाया जाता? 2 अक्टूबर को। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869। 2 अक्टूबर 1800। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखा जाए कि अध्यक्ष बोलेगा कि अध्यक्षीय शासन व्यवस्था का जो था उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। कहाँ हुआ था? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। कहाँ हुआ था? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, ठीक है। इतना ही पकड़ाएगा, इसलिए इसको छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। कुछ क्वेश्चन आप लोग हार्ड कॉपी रहेगा तब पता चलेगा। अब देखिए ताश कहाँ को की जो था
समाचार एजेंसी है, पढ़े हम लोग, एजेंसी पढ़ाए थे कहाँ, एनसीईआरटी में भी दिया है, रूस का, कहाँ का, नमस्ते अर्थात रूस का, नमस्ते रूस का। चीन की संसद का नाम क्या है जी, नेशनल पीपुल कांग्रेस, नेशनल पीपुल कांग्रेस, पढ़े थे कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आगे देखना कि जापान की संसद को क्या कहा था, ये पढ़े थे नहीं, क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, देख रहे हैं ना, एनसीईआरटी भी उठाया। आगे देखना, आगे है क्या कि मसौदा क्या है जी, एक प्रकार का इजराइल की खुफिया एजेंसी है, क्या है, इजराइल की खुफिया एजेंसी क्या है, इजराइल की जो था सरकारी खुफिया एजेंसी मसौदा, जिसकी स्थापना गोपनीय जो था सूचना प्राप्त करने के लिए गुप्त ऑपरेशन और क्या आतंकवाद से लड़ने के लिए किया गया था। कहाँ का है, इजराइल का, कहाँ का, इजराइल का, कहाँ का, इजराइल का। प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जिन्होंने की अफगानिस्तान की यात्रा की थी, कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कौन किए थे, कौन किए थे, प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जिन्होंने अफगानिस्तान की यात्रा, जवाहरलाल नेहरू, कौन किए थे, जवाहरलाल नेहरू, कौन किए थे। अब देख लेना, इसका डिस्कशन भी थोड़ा देख लेते हैं। सर्वप्रथम जो था 1959 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अफगानिस्तान की यात्रा किए थे, मतलब अफगानिस्तान की यात्रा जो नेहरू कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, 1959 में, कब कर रहे हैं, 1959 में। इसके पश्चात इंदिरा गांधी ने वर्ष 1976 में, अब मनमोहन सिंह वही लोग कर रहे हैं, कौन कौन किए, पहले जो था नेहरू जी किए, उसके बाद इंदिरा गांधी कब कर रही है, 76 में, उसके बाद मनमोहन जी कब कर रहे हैं, 2005 में और 11 में, मनमोहन जी 2 बार किए, 5 में और 11 में, और 16 में भी प्रधानमंत्री मोदी ने अफगानिस्तान की यात्रा की। 16 में कौन किए, मोदी जी, 16 में कौन किए, मोदी जी। देखो 59 में कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू, 76 में इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह 5 और 11, मनमोहन सिंह 5 और 11, और जो था अपना मोदी जी 16 में, मोदी जी 16 में, मोदी जी 16 में। अब देखिए क्या फोर्थ जो था एवरेस्ट या जो था चतुर्थ स्तंभ क्या होता है, तो ये प्रेस मीडिया को बोलते हैं, सब जान रहे हैं, उसके बारे में ज़्यादा नहीं डिस्कशन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं है, कौन नहीं है जी, गुट निरपेक्ष पंचशील का सिद्धांत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन पंचशील का सिद्धांत नहीं है, तो गुट निरपेक्ष नहीं है। आगे देखना कि मिलान के बारे में बोल रहा है। भारत का राष्ट्रपति क्या होता है जी, ये भारत के संविधान के प्रति जो होता क्या, श्रद्धा एवं निष्ठान करता है, क्या करते हैं, श्रद्धा एवं निष्ठान करते हैं, कोई दिक्कत। उसके बाद बोल रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश क्या करेंगे, संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखेंगे, संविधान और विधि का मर्यादा बनाए रखेंगे। संसद सदस्य के बारे में, संसद सदस्य क्या करते हैं, कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करते हैं, क्या करते हैं, निष्ठापूर्वक। संघ के मंत्री क्या करते हैं, सूचना की गोपनीयता। मंत्री परिषद बोलते हैं किस प्रकार का, 3 प्रकार का, कौन कौन, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, उप मंत्री, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री। एगो अपशिष्ट मंत्री को साइड में रख दो। अपशिष्ट शक्ति किसके पास जाता है, केंद्र के पास, केंद्र मतलब संसद, पहले बोलेंगे केंद्र, केंद्र में कौन रहता है, संसद, कोई दिक्कत। अब देखना क्या नरेंद्र बोल रहा कि नगेंद्र जो था क्या दिया, मिलान करने के लिए, मिलान करना, तो नगेंद्र सिंह जो था क्या थे जी, तो क्या थे ये, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष थे प्रथम, ठीक है। अजीत नाथ राय, ये कौन थे, अजीत नाथ राय, तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, कौन थे, मुख्य न्यायाधीश। आर.के. त्रिवेदी कौन थे, तो ये भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, ठीक है। उसके बाद जो था अशोक देसाई कौन थे, भारत के मानवादी, बहुत पुराना क्वेश्चन। आगे देखना कि निम्नलिखित में से कौन सा जून 2009 में जो था सुजित भारतीय जो था विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के प्रथम महानिदेशक नियुक्त किए गए। इनको क्या किया, नंदन जो था ये सब करंट दे दिया है, इसको छोड़ देते हैं। आगे देखना क्या, आगे देख लिए 25 नंबर। भारतीय प्रेस जो था काउंसिल एक क्या है, तो संवैधानिक एक अर्ध जो था न्यायिक निकाय, इंपॉर्टेंट है, टिक करना, मिल गया था बुक। भारतीय प्रेस काउंसिल क्या है, संवैधानिक एवं अर्ध न्यायिक निकाय, कोई दिक्कत। अब इसके बारे में डिस्कशन देख लेते हैं। भारतीय प्रेस काउंसिल एक संवैधानिक अर्ध न्यायिक निकाय है, जिसकी जो स्थापना कब हो रहा है, जुलाई 1966 को संसद में पारित एक अधिनियम के द्वारा किया गया था। इसके वर्तमान अध्यक्ष तो बदल गए होंगे, अच्छा वर्तमान में दे दिया चंद्रमौली कुमार प्रसाद, देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो था विभाग नहीं है, कौन सा नहीं है, तो महिला और बाल विकास विभाग ये नहीं है, ठीक है। अब देख लेना, मिलान करना जी। शिमला समझौता पहले मतलब दिया कि कौन हुआ था और कौन नहीं हुआ था। पहले क्या हुआ था, ताशकंद समझौता, पहले क्या दिया, निम्नलिखित में से नीचे दिए गए उपयोग में से सही चुनना है जी। 66 हो जाएगा, तो देख लेते हैं 66 में कौन सा समझौता, ताशकंद समझौता हुआ था। 71 में क्या हुआ था, जल्दी बोलिए, पहला हो जाए, देखिए पहला हो जाएगा क्या, पहला हो गया ताशकंद समझौता, दूसरा हो गया भारत सोवियत समझौता, और फिर क्या हो जाएगा, फरक्का जो था समझौता, और फिर क्या हो जाएगा, शिमला समझौता, ठीक है। तो शिमला समझौता कब हुआ था,
जल्दी बोलिए। 72 में, 2 जुलाई 72 में। पहले देखिए जो था भारत पाक के बीच हुआ ताशकंद समझौता 66 में, ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद जो था सोवियत समझौता मतलब शांति मैत्री वाला 71 में। उसके बाद 72 में क्या हुआ जी, और फिर जो था 75 में फरक्का बैराज, ठीक है। अब देखना है क्या, बड़ी बढ़िया सब दिया क्वेश्चन, मगर जो था निम्नलिखित में से कौन सा जो था एक सुमेलित नहीं है जी, ठीक है। तो एपिको आंदोलन कौन थे, पीगे हेगड़े, कहाँ हुआ था ये, कर्नाटक में। कहाँ हुआ था एपिको आंदोलन जो था, चिपको आंदोलन का ही जो था कॉपी था ये, कौन के थे, पीके हेगड़े। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा, चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा। नर्मदा बचाओ मेगा पाटनगर, नर्मदा बचाओ मेगा पाटनगर। शांत घाटी आंदोलन बाबा आमटे नहीं थे, शांत घाटी में कौन थे, सुगता कुमारी, कौन थे, सुगता कुमारी। जिसके पास है उसको स्टार मार लो ही, ठीक है, सुगता कुमारी, ठीक है। फिर जो था इसको जो था 29 को स्किप करो, 30 में आओ। बोल रहा क्या, एशिया विकास बैंक का जो था इंडिया रेजिडेंट जो था क्या जी, रेजिडेंट जो था मिशन कहाँ स्थापित किया गया था, इंपोर्टेंट है, नई दिल्ली में। कहाँ, नई दिल्ली में। कहाँ और कब किया गया था, 1966 में। कब किया गया था, 66 में। अब आगे फिर देखना कि डेनमार्क का दिया निम्नलिखित देशों पर विचार करना। देश जो था आर्कटिक काउंसिल के जो था सदस्य कौन नहीं है, तो डेनमार्क है, और कौन है जी, एशियन जो था फेडरेशन है, और कौन है, जो था यूनाइटेड जो था स्टेट ऑफ अमेरिका। निम्नलिखित में से कौन सी जो था किसी देश की जो था सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी, कौन बनी थी, श्री मायो भंडारनागर की, तो सब जान रहे हैं। सिर्फ कहाँ की बनी थी, ठीक है, 60 में बनी थी, हाँ। निम्नलिखित में से कौन विश्व का नवीनतम राष्ट्र है जी, तो दक्षिणी सूडान। कौन है, दक्षिणी सूडान। कौन है, दक्षिण। देखिए 9 जुलाई जो था 2011 को सूडान से जो था अलग होकर कौन बना, दक्षिणी सूडान बन रहा है, जिसकी राजधानी क्या है, जुब्बा। आ गया कौन हल्ला कर रहा था, सुब्बा सेठवा में जो आया था, मोहन कर रहा था अल्लाह, सुब्बा के जुब्बा, तो कहा गया जुब्बा, कौन रहेगा, जुब्बा। यही क्वेश्चन था कि दक्षिणी सूडान का दिया था राजधानी, दे दिया जुब्बा। क्या है इसका, जुब्बा, क्या है, जुब्बा। ये दक्षिण सूडान से कब लग रहा है, 2011 में। कब हो रहा है, 11 में, ठीक है। आप देखना क्या, हाँ ये खत्म हो जाएगा, बस 4 क्वेश्चन आगे देखना। अब देखिए निम्नलिखित जो था अधिकारियों पर विचार करना, आज लेट हो गया था, कोई दिक्कत नहीं, तो उसमें 4:30 से जो था ना 6:30 लगाना, ठीक है। चलो ठीक है, 4 बजे से लगा। निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार करना है जी, ठीक है। तो 4 में देखिए क्या, भारत के मुख्य न्यायाधीश। 3 में क्या, संघ के कैबिनेट मंत्री। और 2 में क्या, मुख्य निर्वाचन आयोग। 1 में क्या, मंत्रिमंडल सचिव। भारत सरकार की जो था वरीयता क्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन सा आता है जी, भूतपूर्व राष्ट्रपति। कौन आते हैं, भूतपूर्व राष्ट्रपति। केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण हेतु सिफारिश देने के लिए जो 6ठे वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, BN श्रीकृष्णन। कौन थे, BN श्रीकृष्णन। कौन थे, BN श्रीकृष्णन। निम्नलिखित में कौन थे, NK माथुर हो जाएंगे, ठीक है। 7वां कौन जाएंगे, NK माथुर। अब फिर से कर देते हैं, केंद्रीय जो था कर्मचारियों के वेतन के लिए जो था 6ठे कौन थे जी, BN कृष्णा। और 7वें कौन हो जाएंगे, NK माथुर। 7वां हो जाएंगे NK माथुर। निम्नलिखित में से कौन जो था संविधानोत्तर संस्था है, कौन सा है, नीति आयोग। मतलब क्या है, गैर संवैधानिक है। क्या, गैर संवैधानिक। इसको क्या बोलते हैं, थिंक टैंक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थिंक टैंक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थिंक टैंक भी बोलते हैं। और जो था इसका जो था घोषणा हुआ था कब, 15 अगस्त 2014 में। लागू हुआ कब, 1 जनवरी 2015। जल्दी, बहुत बढ़िया। अब देखना क्या, हाँ घोषणा हुआ था 14 में, 15 अगस्त 2014 को इसका घोषणा हो रहा, लागू हो रहा 1 जनवरी 2015 में। भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की जो था संख्या कितनी थी, 22। मतलब है कितना, 22। मूल संविधान में कितना था, 14। 15वां कौन था, सिंधी। 15वां कौन था, सिंधी। कोई दिक्कत। अब देखना क्या, 71वां, जल्दी बोलो क्या था, 1967। 71वां 1967, बहुत बढ़िया। 71वां 1900, गलत बोल दिए, 21वें संविधान संशोधन 1967। 71वां 1992। पहला जो सिंधी जोड़ा गया था, फिर से देखिए, पहला सिंधी जो जोड़ा गया था 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी 15वें भाषा के रूप में, ठीक है। फिर बोलेगा 71वां संविधान संशोधन 1992 में 3 को जोड़ा गया था नमक को, ठीक है। कौन कौन, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। उसके बाद फिर बोलेगा बोडमास को कब जोड़ा गया, 92वां संविधान संशोधन 2002-3। कोई दिक्कत, अब ना 2002-3 दोनों मारेगा, 3 मारेगा, ठीक है। अब ना संविधान सभा में निम्नलिखित में से कौन सा दल शामिल नहीं है जी, हिंदू महासभा नहीं है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, मुस्लिम लीग है, साम्यवादी है, हिंदू महासभा नहीं है। भारत में जो था पहली बार राष्ट्रीय पदकाल घोषित किया गया था कब, 62 में किया गया था। कोई दिक्कत। राष्ट्रीय पदकाल के लिए कितना अनुच्छेद है, 352। वहाँ से लिया गया है जर्मनी से, 352 56 जर्मनी या 360 अमेरिका, 360 अमेरिका। ऐसे बोलेगा आपात डायरेक्ट तो जर्मनी मारेंगे। अब जो अनुच्छेद लगा देगा तो कर दो उसको, खत्म हो गया।
बंद कर दो। 2 मिनट जो था ऑफिस ब्रेक है, उसके बाद फिर जो था अपना चलेगा ना जी। और कल से जो था क्या है, लुसेंट का ही चलेगा जी, पॉलिटिकल साइंस। कोई दिक्कत? ठीक है ना, याद हो रहा ना? अब थोड़ा आवाज़ ठीक हो गया 1-2 दिन में।